ये लोग बोल नहीं रहे हैं कुछ, क्या बात? हेलो। हाँ सर, आ यस रही है सर। आवाज। अरे तुम इधर हो, मुझे लग रहा था तुम बाहर हो। चलो आ जाओ। तो कुल मिला के बच्चे बिल्कुल उसमें रहो। तुमको कहो तो मैं 5 मिनट अपना टाइम वेस्ट करूं और तुमको बता दूं कि तुम्हें टोटल पिछले चैप्टर जो पढ़ाया है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, वो कितनी देर के लिए है रिवीजन के लिए? 10 मिनट। उससे ज्यादा कंटेंट ही नहीं है वो। सिर्फ बस उसको तुम्हें एक काम करना है, अपनी अभी या तो साइड में लिख दो बड़े सुंदर सुंदर, सुंदर का मतलब होता है साफ साफ, नीट एंड क्लीन, ठीक है? और या एक पेज लगा लो, यहाँ पे चिपका लो एक पेज और उसमें वो डेटा लिख लो। इसके बाद वो है ही नहीं है कंटेंट। मैं बताता हूँ कितनी चीजें तुमको पढ़नी है, ठीक है? अब देखो, जैसे तुम्हारा बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पेज नंबर 258, ठीक है? थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि मुझे बस जस्ट बताना। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या याद करना है, सिर्फ आपको यहाँ से याद करना है जो स्पीसीज हैं। 20,000 स्पीसीज आंट की हैं, 20,000 आर्किड की हैं, 28,000 फिशेज हैं और 3 लाख स्पीसीज बीटल्स की हैं, ठीक है? तो बीटल्स इंसेक्ट होता तो वैसे तुम्हारा दिमाग आ जाएगा। इतना यहाँ से याद करना। स्टीवर्ड जो एडवर्ड विल्सन है उनका नाम याद रखना, ठीक है? ये बायोडायवर्सिटी वर्ड को पॉपुलराइज किए। इसके बाद जो 3 टाइप की डायवर्सिटी है, एक जीन्स लेवल पे वर्क करती है, वहां पे राल्फिया ओमिटोरिया का नाम याद रखोगे, क्यों है वो रीजन मैंने तुमको बता दिया। एक स्पीसीज लेवल पे काम करती है, इकोलॉजिकल में मतलब इकोसिस्टम लेवल पे काम करती है, ठीक है? इतना इतना याद करना। खत्म 2 पैराग्राफ। कितनी पॉइंट याद करने टोटल? 2-3 पॉइंट, ओके? इसके बाद आओगे तुम हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर इन अर्थ, हाउ मेनी इन इंडिया। IUCN का डेटा है, 1.5 मिलियन पहले से याद किए बैठे, ठीक है? तो ये हो गया है आपका। और जो है क्या कहते हैं, एक पॉइंट ये याद रखना है कि जो स्पीसीज इन्वेंटरीज है, मतलब आइडेंटिफाइड जो स्पीसीज है वो टेम्परेट में ज्यादा है, ट्रॉपिकल में कम है। ये एक पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक? क्या कुछ है ही नहीं है बच्चा। जितनी स्पीसीज तुमने आइडेंटिफाई कर रखी हैं, वो जहां पे जो उनका डेटाबेस है उसी को बोल रहे हैं स्पीसीज इन्वेंटरी। जितनी सिंपल सी बात है, ठीक है? मतलब जहां पे डेटाबेस बोल लो, डेटाबेस तो आपका सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में हो गया, अगर किसी बुक में है तो वो भी उस स्पीसीज इन्वेंटरीज की कैटेगरी में आएगी, ठीक है? मतलब कलेक्शन ऑफ थिंग्स है ये, जो कि क्या कर रही है, स्पीसीज का डेटा रख रही है अपने पास, ठीक है? तो ये चीज हो गया आपका। एक एक जो एस्टिमेशन है, दो एस्टिमेशन है। एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का, उसके अकॉर्डिंग 20 to 50 मिलियन है जो अनडिस्कवर्ड है। और रॉबर्ट मे का मोर साइंटिफिक की बात करोगे तो 7 मिलियन है। दैट्स इट, ये खत्म, पेज खत्म। इतनी चीजें याद करनी जिसके लिए तुम हैरान पड़े हुए हो, ओके? फिर आप नेक्स्ट पेज पे आओगे तो यहाँ पे कुछ फिर से डेटा आया है आपका। और ये डेटा ये क्या, पूरा पेज में कुछ कुछ चीजें हैं। जैसे वो पूरा डायग्राम अगर याद है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो आपकी वहीं पे सॉल्व हो गई। अब ये डायग्राम तुमको रोज याद करना, कम से कम 10 दिन लगातार याद हो जाएगा, ठीक है? पैनिक मत होना, नहीं भी पहले 2-4 बार लगेगा कि कुछ नहीं याद, फिर अचानक से लगने लगेगा याद हो गया। मतलब अनचाहे ढंग से याद हो जाएगा, दिमाग उसको भर लेगा अपने अंदर। तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे दिमाग में जाए चाहे न जाए, पर जो अनकॉन्शियस माइंड है वो उसको रीड कर रहा है, बहुत अच्छे से रीड कर रहा है उसको, तो वो आपको वो ग्रेस्प कर लेगा। बस तुम्हारा काम क्या है, वो जैसे नहीं होते हैं जो बुढ़े लोग होते हैं, वो माला ले लेते हैं और राम 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 करते रहते हैं, वो वाला पोजीशन है। तुमको बस वही करना, वो अपने आप अंदर चला जाएगा। पैनिक नहीं होना, किसी भी चीज में रिवीजन करते समय बहुत पैनिक नहीं होना। अगर क्लास में तुमने ढंग से चीजें समझी है, दैट मीन्स कि तुमको पैनिक नहीं होना। हाँ, अगर क्लास में नहीं समझे तो बच्चे दिक्कत है, क्लास में नहीं समझे तो दिक्कत है, इसलिए क्लास में कंसंट्रेट होकर बैठा करो। अब देखो यहाँ पे जो डेटा है तुम्हारा कह रहा है कि 70% एनिमल स्पीसीज आइडेंटिफाइड है, 22% प्लांट्स आइडेंटिफाइड है, बाकी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है? 70% जो एनिमल्स है उसमें भी 70% क्या है, इंसेक्ट है, ओके? ये डेटा है तुम्हारा। तो आउट ऑफ 10 एनिमल 7 क्या हो जाएंगे, इंसेक्ट हो जाएंगे। एक और चीज इंपॉर्टेंट है इसमें कि जो फंजाई है, फंजाई आपकी किससे अधिक है, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। मतलब बर्ड्स की पॉपुलेशन को अधिक हटा दो तो आइडेंटिफाइड फंजाई स्पीसीज इज मोर देन आइडेंटिफाइड स्पीसीज ऑफ एम्फीबियंस, फिशेस प्लस रेप्टाइल्स प्लस, इतना याद रखना है, ठीक है? ये ग्राफ याद कर लेना, इसको मैंने पहले डिफाइन कर रखा हुआ है। इसके बाद फिर एक पैराग्राफ इस पे डेडिकेट कर दिया है कि ये जो भी आइडेंटिफाइड स्पीसीज हैं या जो भी हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, हम प्लांट्स एनिमल के बारे में बात करते हैं, प्रोकैरियोट्स के बारे में बात नहीं करते। क्यों?
क्योंकि उनका जो हमारे पास जो टेक्सोनॉमिकल मेथड्स हैं वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। और ये वाला डेटा और जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया या बहुत सारे प्रोकैरियोट्स या मोनेरा जो है क्या है, अनकल्चरेबल है। कल्चर नहीं कर पाओगे तो कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे? तो अगर कल्चर नहीं, फिर एक तरीका बचता है, ये क्वेश्चन पूछेगा कि अगर आपको प्रोकैरियोट्स की डाइवर्सिटी को आइडेंटिफाई करना तो कैसे करोगे? उसकी जो डाइवर्सिटी है उसको आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिकल या मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल जो टेक्निक्स हैं उनसे कर सकते हैं। उसके लिए कल्चर करने की जरूरत नहीं, आप सॉइल उठाओ, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत पीसीआर का आइडिया है आपको तो सॉइल उठाओ, सॉइल से डीएनए आइसोलेट करो, जो भी होंगे वो निकाल देगा डीएनए, ठीक है। और उसको फिर जो है क्या कहते हैं, पीसीआर की हेल्प से एम्पलीफाई करो और सीक्वेंसिंग करा लो, डेटा जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी सीक्वेंसिंग करा लो। इसके बाद अपने जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जो डेटा ऑलरेडी रखा हुआ है उससे मैच कराओ, जो उसके साथ मैच कर गया इसका मतलब उसका डेटा है, और जो नहीं मैच किया वो क्या है, यूनिक है। समझ में आई बात? तो ये आपका जो है क्या कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इसके बाद फिर से एक आपको पता है कि आपका इंडिया जो है 2.1% कवर करता है एरिया वाइज, पर उसकी डाइवर्सिटी 8.1% है। दैट्स व्हाई दिस इज द वन ऑफ द मेगा क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट, ठीक है, या मेगा डाइवर्सिटी सेंटर है। ओके, तो इसमें ये बताया कि 45,000 आइडेंटिफाइड स्पीसीज प्लांट्स की हैं, उसके डबल की हैं एनिमल्स की हैं 90,000। कितना आसान है कि नहीं? बिल्कुल मक्खन जैसा, जैसे हलवा खाने में होता है, ठीक है। तो मेगा डाइवर्सिटी सेंटर में अपना इंडिया भी है। इसके अलावा अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये तो आइडेंटिफाइड है, तो कितनी बची, रिमेनिंग कितनी रह गई? क्योंकि ये बोल रहे हैं कि जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं उनकी जो डाइवर्सिटी अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं है, कंप्लीट नहीं है इन्वेंटरीज, तो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, ठीक है। तो उसमें अगर रॉबर्ट मे का डेटा मानोगे तो 1 लाख प्लांट के स्पीसीज और 3 लाख एनिमल के स्पीसीज, ठीक है। और रॉबर्ट मे का किस तरह से उन्होंने अप्रोक्सीमेशन किया हुआ है, इंसेक्ट पॉपुलेशन को टारगेट किया उन्होंने टेम्परेट कंट्रीज की, ठीक है। टेम्परेट नहीं, दोनों जगह टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल का उसका रेशियो निकाला। वो जो रेशियो निकला उसको सारे एनिमल्स में क्या कर दिया, सारे ऑर्गेनिज्म से क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। तो वो एक प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप, ठीक है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, वो एक प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई। फिर इसके बाद पैटर्न ऑफ डाइवर्सिटी, दो चीजें हैं, एक लैटिट्यूडनल है। अब लैटिट्यूड मैंने पहले बता दिया कि डाइवर्सिटी की जो है मतलब डाइवर्सिटी इंक्रीज करेगी जैसे जैसे आप किधर की तरफ बढ़ोगे, पोल से इक्वेटर की तरफ, या उल्टा बोल दो, इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो डाइवर्सिटी। अब इसी में कुछ आपको डेटा दिए गए, एक बर्ड्स का डेटा दिया गया है, बोला कि इक्वेटर में कौन सा है, इक्वेटर में एक कोलंबिया कंट्री है, वहां पे 1400 स्पीसीज बर्ड्स की हैं। इंडिया के में आपके 1200 हैं, सब ट्रॉपिकल में। आप उसमें जाओगे, क्या कहते हैं, ग्रीनलैंड जाओगे, नहीं ग्रीनलैंड से पहले एक और है कोई, न्यूयॉर्क सिटी, वो 43 समथिंग के आसपास है नॉर्थ में, ठीक है। तो वहां पे आपको मिलेंगे करीब करीब 105। और ग्रीनलैंड बिल्कुल पोल्स पे चले जाओगे जाके तो वहां पे मिलेंगे आपको 56 समथिंग। ये डेटा है, इतना थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लिख के याद करना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा डेटा वेस्कुलर प्लांट्स के रिक्वायर्ड में है कि जो इक्वाडोर है वो ट्रॉपिकल रीजन पे प्रेजेंट है, ठीक है। इधर उधर मत देखो, तुम्ही को बोल रहा हूँ, तुम आगे आ जाओ। अच्छा बैग गिर रहा है, कोई नहीं, ठीक है। तो इक्वाडोर में वेस्कुलर प्लांट्स का कंपेयर कराया हुआ है, 10 टाइम्स है। किसके कंपेयर में? यूएस के कंपेयर में, जो टेम्परेट रीजन पे प्रेजेंट है, ठीक है। मिड वेस्ट यूएसए लिया होगा शायद इसने, हाँ, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है इस तरह से। एंड ट्रॉपिकल अमेरिका जो रेन फॉरेस्ट है, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, जिसको आप क्या बोलते हो, ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी अर्थ में है। एंड साथ में एक और चीज है, लंग्स ऑफ द प्लेनेट है। इसमें ये सारी याद कर लो कि कितनी कितनी प्लांट्स हैं, कितने वो हैं, ठीक है। ये इसके बाद फिर ये जो डाइवर्सिटी है इसके रीजन क्या है कि टेम्परेट में डाइवर्सिटी कम रही और ट्रॉपिकल में ज्यादा रही। 3-4 रीजन है। एक है लॉन्ग एवोल्यूशनरी टाइम, ठीक है, अनडिस्टर्ब्ड बेसिकली टाइम। तो टेम्परेट में ग्लेशिएशन होता रहा टेम्परेट रीजन में, तो अनडिस्टर्ब रीजन रहा ही नहीं कभी, और अनडिस्टर्ब नहीं रहा, बार बार एक स्पीसीज अपने आप को सेटल की, फिर से एनवायरमेंट चेंज हो गया, फिर सेटल की, फिर से एनवायरमेंट चेंज हो गया, ठीक है। तो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ नहीं पाई, ठीक है। जब वो सेटल होगी तब ना डाइवर्सिटी बढ़ेगी,
ठीक है। तो इस वजह से दूसरा रीजन है कि जो सीजनल है, सीजनल चेंज एक्चुअली पहले से ही रिलेटेड है वो, ठीक है, कि जो टेम्परेट है वहां पे शार्प सीजनल चेंजेस है, ठीक है, माइनस में टेम्परेचर चला गया तो फिर से डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। ट्रॉपिक में इस तरह का चेंज नहीं है, एक टॉलरेबल चेंज है, गर्मी भी पड़ती है तो टॉलरेंस के लिमिट में होती है, और ठंडी भी पड़ती है तो टॉलरेंस की लिमिट में होती है, तो इस वजह से दिक्कत नहीं हुई वहां पे, ठीक है। तीसरा है यहाँ पे एक और रीजन है सनलाइट। ट्रॉपिकल रीजन में सनलाइट ज्यादा गिर रही है तो एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, और वहां पे प्रोडक्टिविटी कम है, तो ये रीजंस है। खत्म है आपको यहाँ पे। फिर दूसरा है स्पेसीज एरियल रिलेशनशिप। स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप में बच्चे आपको ये दोनों मतलब यहाँ पे दो एक ही चीज के लिए दो ग्राफ बताए हैं। एक आपका नॉर्मल इक्वेशन बताई है जो कि हाइपर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आती है, s इक्वल टू सी ए की पावर जेड, जेड जिसमें क्या बताता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। ये आपका जनरली 0.1 टू 0.2 होता है, पर अगर एरिया बहुत ज्यादा बड़ा ले लिया तो 0.6 टू 1.2 हो गया जाके, ठीक है। उसमें से एक एग्जांपल दे दिया 1.15 का, शायद बर्ड्स की पॉपुलेशन को लेके पूरे कॉन्टिनेंट में, हाँ फ्रूगिवर्स बर्ड्स को लेकर, इतना डेटा है, ठीक है। आपको ये याद रखना, एस रिप्रेजेंट स्पीसीज रिचनेस, ए एरिया, जे जो है क्या कहते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट, सी और वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। और लीनियर वाला इक्वेशन भी आप याद कर लेंगे। इसके बाद फिर आगे आता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम, ठीक है। अब उसके लिए जो है क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस क्या है, डाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। तो जनरली एक सेइंग है क्या, कि जितना ज्यादा डाइवर्सिटी उतना स्टेबल इकोसिस्टम, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके बाद उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने कुछ चीजें बोली हैं, कि एक स्टेबल कम्युनिटी बोल रहा है कि जो है ना उसकी प्रोडक्टिविटी ईयर टू ईयर बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा वेरिएशन होने का मतलब है कि वो स्टेबल कम्युनिटी नहीं है, ठीक है। दूसरा जो है क्या कहते हैं वो रेजिस्टेंट होनी चाहिए किसके लिए, एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस के लिए, ठीक है, या नेचुरल हो चाहे मैनमेड हो, दोनों के लिए। और साथ में थोड़ा सा एलियंस स्पीसीज के लिए भी क्या होनी चाहिए, रेजिस्टेंट होनी चाहिए। ये तीन चीजें हैं, आपको याद कर लो इसको। फिर जो है क्या कहते हैं तिलमैन ने एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपना एक वो दिया, क्या कहते हैं आउटडोर प्लांट्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया आउटडोर प्लांट्स पे, और उन्होंने बोला कि जितनी ज्यादा, उन्होंने एक आइडिया बहुत बड़े एरिया पे चले गए एक्सपेरिमेंट करते करते, हर जगह पे एनालिसिस की, और बाद में पता चला कि जहाँ पे डाइवर्सिटी ज्यादा थी वहां पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी। तो एक टाइप से रिलेट कर दिया, कोई डायरेक्ट वो नहीं है कि डायरेक्ट कोई चीज बता दे कि स्टेबिलिटी इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी से अफेक्ट हो रही है, ठीक है। बट आप रिलेट करोगे तो आपको इंडिकेशन किधर की तरफ देगा, कि मोर डाइवर्स मोर स्टेबल, ठीक है। तो ये चीज है, इतना ही आपको यहाँ पे याद करना है। इसके बाद फिर वो जो पॉल हिल्डेज का राविट प्रॉपर हाइपोथेसिस, तो तुमसे ये पूछने के चांसेस बहुत कम है कि एक्चुअली इकोसिस्टम किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एरोप्लेन को रिप्रेजेंट करता है, वो जो राइवेट है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। बट मेन चीज क्या वो पूछेगा कि राविट प्रॉपर हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय, ठीक है। यह हो सकता है साइंटिस्ट का नाम ले और पूछे उन्होंने कौन सी स्टेबिलिटी के लिए, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए वो दिया था क्या हाइपोथेसिस, तो वो आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में मैंने आपको बताया था कि IUCN 2004 का डाटा है, और इनके अकॉर्डिंग लास्ट के 500 इयर्स में 784 स्पीसीज क्या हुई हैं, लॉस हुई हैं, जिसमें से जो है कौन कौन से स्पीसीज है, 350 समथिंग 338 आपकी वर्टिब्रेट है, 357 आपकी इनवर्टिब्रेट्स है, ठीक है। कुछ आपकी जो है 79 समथिंग सॉरी 87 समथिंग क्या है प्लांट्स है, ठीक है। तो ये है। इसके बाद कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे डोडो मॉरिसस का जो एक्सटिंक्ट हो गया, कुआगा आपका अफ्रीका का है, थाइलासीन आपका ऑस्ट्रेलिया का है, स्टिलर सी का वो आपका रसिया का है, और जो 3 सब स्पीसीज हैं किसकी, टाइगर्स की, कौन कौन सी, बाली, जवान एंड कैस्पियन, ये बेसिकली वो हो गए हैं। लास्ट के कितने साल में 20 इयर्स में 27 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई, तो कहने का मतलब उसका क्या है कि जो स्पीड ऑफ एक्सटिंक्शन है वो क्या हो गई है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो ये आपका डेटा है। इसके बाद फिर से एक डेटा लिया हुआ है, ठीक है, 15,500 स्पीसीज जो है थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन में है, जिसमें से कुछ कुछ परसेंटेज दिया है, 12% बर्ड्स का है, 23% मैमल का है, 32% एम्फीबियन का है, 31% जिम्नोस्पर्म का। ये डेटा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके पहले भी मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। ये कौन सा मास एक्सटिंक्शन है, 6, और इसमें जो है जो रेट है इसकी एक्सटिंक्शन की, वो पहले जो आए हैं उनसे 100 to 1000 टाइम्स ग्रेटर है, इतना याद करना है।
लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का इफेक्ट क्या करता है, किस पे पड़ता है, तो प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। इन्वायरमेंटल प्रेडिक्शन मतलब जो आपका क्लाइमेट है जो अपने अंदर चेंज को रजिस्ट करता है तो उस पर भी फर्क पड़ता है, ठीक है। और तीसरा है कि जो है क्या कहते हैं, जो इकोसिस्टम की वेरिएबिलिटी है उस पे भी मतलब जो है क्या कहते हैं डिफरेंट, लाइक वाटर यूज, पेस्ट डिजीज साइकिल को लेके, ठीक है। अब कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी में मैंने बोला था इवल क्वार्टेट 4 हैं। पहला हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा एलियन स्पीशीज, फोर्थ वन इज कोएक्सटिंक्शन। ओके, सबसे मेजर कौन सा है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पे एक चीज तो यही आपको याद हो गई। फिर दूसरा याद है कि पहले जो अमेजोनियन फॉरेस्ट था हमारा ट्रॉपिकल, कहाँ पे प्रेजेंट है वो, साउथ अमेरिका में, ठीक है, साउथ अमेरिका में है वो करीब करीब कितना 14% ऑक्युपाई करता था एरिया। अब कितना बचा है, 6% से कम, मतलब हैबिटेट लॉस हुआ तो एक्सटिंक्शन आराम से हो जाएगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये चीज याद करने वाली है यहाँ पे। किसकी वजह से हुआ है, 2 मेजर रीजन दिए हैं, एक तो सोयाबीन की एग्रीकल्चर क्रॉपिंग हुई है वहां पे, और दूसरा क्या हुआ है, ग्रासलैंड फॉर बीफ कैटल, रेजिंग फॉर बीफ कैटल, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन में आपने देखा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज को आपने ओवर एक्सप्लॉयट किया, उसका एक एग्जांपल दिया स्टेलर सी काउ एंड पैसेंजर पिगन, ठीक है। ये आपको दोनों याद रखने हैं। एक और एग्जांपल है, मेनी मैरीन फिशेस पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड एवर हार्वेस्टेड एंडेंजरिंग कंट्री, मतलब अगर आप जो है ज्यादा हार्वेस्ट कर लोगे किसी चीज का तो एनिमल हो या प्लांट हो वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। एलियन स्पीसीज इन्वेजन में आपके 2 एग्जांपल हैं, नील पार्च है जो विक्टोरिया लेक ऑफ अफ्रीका है, अफ्रीका में बेसिकली हुआ है, और उसकी वजह से चिचलिक फिश जो है वहां पे करीब 200 चिचलिक फिश को एक्सटिंक्शन की हालत में है, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ है, लाइक कैरेट ग्रॉस, लैंटाना, वाटर हायसिंथ, ये है। उससे भी अच्छा जो एग्जांपल है अफ्रीकन कैटफिश है, उसकी वजह से जो इंडिजिनस कैटफिश है वो काफी आहत महसूस कर रही है। ठीक है, नहीं समझ पाए क्या, ठीक है। तो आप क्लैरियस गैरियपनेस जो है वो आपकी अफ्रीकन कैटफिश, और को एक्सटेंशन वो भी बता दिया। तो यहां तक मैंने बताया था, कितनी देर लगा, कितनी देर लगा, खत्म। इतना तेजी से पढ़ना तुम्हें, मेरा दिमाग खराब है इन देर। चलो आ जाओ, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अरे बड़ा मतलब देखो, बोझ 2 तरह से पढ़ाई होती है, एक होती है पढ़ाई को एज ए बोझ लेना, ठीक है, तो जो बोझ लोगे तो स्पीड जो बढ़ रही होगी वो घट जाएगी, और एक होता है एंजॉय करना। एंजॉय करना स्टार्ट हो, स्पीड तुम्हारी ना, तुम जितनी स्पीड से काम करते हो उसके 10 टाइम्स या मोर देन 10 टाइम्स, सच बता रहा हूँ, ठीक है। इतना एनर्जी, पता है, पर एनर्जी बहुत लगती है इतना वो करने में, मतलब जो काम तुम सुस्त होके 2 घंटे करते रहोगे वो तुम आधे घंटे में एग्जॉस्ट हो जाओगे। पर ठीक है, क्यों तुम 2 घंटे एक काम को करोगे जब तुम्हारा आधा घंटा में हो जाता है वो काम, और दिमाग ज्यादा फ्री रहेगा। आधे घंटे के बाद 15 मिनट का पॉज लो, तुम्हारा फिर से आधे घंटे दिमाग वर्क करेगा इसी स्पीड से। सक्सेस जो वही होगा जो स्पीड से मात दे देगा सामने वाले को। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? वो बाद में समझ में आएगा जब टाइम निकल जाएगा। जब समझ है तब क्या होता है, नहीं जब टाइम है तब समझ नहीं है, और जब समझ होगी तब टाइम चला गया होगा, है ना, इसीलिए। और एक और चीज बता, अभी मैं बैठ के सोच रहा था, मैं 11th वाले बच्चों से बड़े परेशान हूँ। ये जो प्रेम रोग है ना, ये बहुत, ये बर्बाद करके छोड़ता है, मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ तुम्हें। और प्रेम रोग से जो एक बार जो है ग्रसित हो गया फिर उसको कुछ नहीं हो सकता, सही बता रहा हूँ तुम। तुम उसको निकाल ही नहीं सकते, तुम उसके भले की बात करोगे तुम उसको बुरा लगेगा, सच बात है। इसलिए प्रेम रोग से दूर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। एक उम्र होती है उस पे करो, वो सही है। पर ये जो लखेरापंती चलती रहती है ना बिना मतलब के, वैलेंटाइन वीक तो वैसे भी चल रहा है। तो लखेरापंती से दूर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत एनर्जेटिक एज है, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में यूटिलाइज करो। चलो आ जाओ बच्चे, तो अब आते हैं बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में।
तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने दो चीजें बोली हैं कि बायोडायवर्सिटी कंजर्व करने की बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है वाई, क्यों करना चाह रहे हैं, और दूसरा हाउ, कैसे करेंगे। क्यों करना चाह रहे हैं, तो इतनी बात तो तुम सबको समझ में है कि हमको नेचर से बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, नेचर से हमको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। दैट मीन्स कि अगर उन सारी चीजों को हमको कंटिन्यूअस लेते रहना है तो हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। एक रीजन हो गया कंजर्व, वाई, वाई का आंसर मिल गया। हाउ, उसके लिए तुम्हें जो है क्या कहते हैं, आगे वेट करना पड़ेगा। तो मैं तुमको एक चीज बता दूं, एनसीईआरटी बोलती है, आप देख लो, आ जाओ वहां पे पैराग्राफ में, कि देयर आर मेनी रीजंस, सम ऑब्वियस एंड अदर आर नॉट सो ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब है कि इजी गोइंग, ठीक है, ठीक है, मतलब कुछ तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब आपको वही चीज समझ में आएगा जहां से डायरेक्ट बेनिफिट दिखता है। ठीक है, इनडायरेक्ट बेनिफिट वाली बातें आपको समझ में नहीं आएंगे। तो जो इनडायरेक्ट, सॉरी, डायरेक्ट बेनिफिट है वो ऑब्वियस है, और जो इनडायरेक्ट बेनिफिट है दैट इज द नॉट सो ऑब्वियस। ओके, एनसीईआरटी बिल्कुल वो तुम्हारी मतलब आपस वाली बातें कर रही है। ठीक है, जैसे तुम आपस में बैठ के बातें करते हो वैसे, बट ऑल इक्वली इंपॉर्टेंट। अब वो ऑब्वियस हो चाहे नॉट ऑब्वियस हो, वो सब इंपॉर्टेंट है। दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। अब ये जो रीजन्स हैं बायोडायवर्सिटी कंजर्व करने के, इनको 3 कैटेगरी में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। उसमें से पहला है बच्चे नैरो यूटिलेरियन, दूसरा है ब्रॉडली यूटिलेरियन, एंड थर्ड इज द इथिकल। मतलब 3 रीजन आपके पास बनते हैं किस चीज के, बायोडायवर्सिटी कंजर्व करने के। नैरो यूटिलेरियन, ब्रॉड यूटिलेरियन, क्या यार बकवास है, यूटिलेरियन एंड तीसरा इथिकल। ओके, अब देखो, तुम नैरो ब्रॉड अपने माइंड से बात करो। एक नैरो बोलते हो ना कि बड़ा नैरो माइंड पर्सन, ठीक है, मतलब अपनी ही सिर्फ सोचता है, बिल्कुल वैसा ही है नैरो। ठीक है, ब्रॉड मेंटालिटी मतलब कि सबके बारे में सोचता है। ठीक है, और तीसरा एथिकल इश्यू है, वो तो बहुत ही अच्छा। ठीक है, तो यहां पे देखो नैरो यूटिलिटेरियन में क्या कह रहा है। एक चीज ध्यान में रखना कि नैरो यूटिलिटेरियन का मतलब है डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम द नेचर। ऐसा जो बेनिफिट जो तुमको नेचर से डायरेक्ट मिल रहा है, जैसे फ्रूट से डायरेक्ट मिल रहा है, आपको खाने को डायरेक्ट बड़ी सारी चीजें मिल रही हैं, आपके कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। इन सबको की वजह से आप क्या करना चाहोगे, नेचर को प्रोटेक्ट या बायोडायवर्सिटी को क्या करना चाहोगे, बचाना चाहोगे। तो यही चीज यहाँ लिखी हुई है, इसमें और कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। देखो तेजी से चलो, कि नैरो यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट्स फॉर कंजर्विंग बायोडायवर्सिटी आर ऑब्वियस। ह्यूमन derives countless direct economic benefits from nature. नेचर फूड, फूड में आपके सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक टेनेंट्स, लुब्रिकेंट्स, डाइज, रेजिन्स, परफ्यूम्स, एंड प्रोडक्ट ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो इसमें कोई बात नहीं है, बस एक चीज ध्यान में रखना कि जो चीज आपको डायरेक्टली मिल रही है, डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, दैट विल बी द नैरो यूटिलिटेरियन। ठीक है, ओके। अब ये बता रहा जैसे मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के बारे में बच्चे की, जितनी भी ड्रग्स मेडिसिन आपको मिल रही है उसका 25% कौन दे रहा है, प्लांट्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है 25% ऑफ द ड्रग्स करेंटली सोल्ड इन द मार्केट वर्ल्ड वाइड आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट्स, एंड 25,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स कंट्रीब्यूट टू द ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज्ड बाय नेटिव पीपल्स अराउंड द वर्ल्ड। 25,000 प्लांट स्पीसीज यूज की जाती हैं बाय नेटिव पीपल्स ऑफ देयर ओन एरिया। ठीक है, एज ए मेडिसिनल पर्पज। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाला जो मीनिंग मैंने समझाया नैरो यूटिलिटेरियन का, वो ध्यान में रखना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आफ्टर दैट आ जाओ, nobody knows how many more medicinally useful plants there were in tropical rainforest waiting to be explored। मतलब बहुत सारे ऐसे भी मेडिसिनल प्लांट्स होंगे जो कि अभी एक्सप्लोर करने के लिए वेट कर रहे हैं, जिनके अपने मेडिसिनल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब इसमें से एक लाइन लिखी है बच्चे, एक वर्ड है बायो प्रोस्पेक्टिंग, इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, तो बच्चे बायो प्रोस्पेक्टिंग को बाहर लिख लेना, और बायो प्रोस्पेक्टिंग को उसने डिफाइन कर रखा हुआ है क्या, exploring molecular genetic and species level diversity for the products of economic importance। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, बायो प्रोस्पेक्टिंग। समझ में आया कि बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या है बच्चे, एक्सप्लोरिंग molecular genetic and species level diversity for the products of economic importance। मतलब आपको जो जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी है प्लांट प्रोडक्ट्स की,
उसके एक्सप्लोर करने की बात कर रहा है, किस चीज के लिए? फॉर डायरेक्ट बेनिफिट्स। ठीक है, नहीं समझ में आया? अरे सिंपल सी बात है, वेरिएशन की बात कर रहा है, डाइवर्सिटी की बात कर रहा है। और डाइवर्सिटी किस लेवल पे? जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल पे। ठीक है, ऊपर की जो अभी पढ़ाएगा 3 टाइप की डाइवर्सिटी, जेनेटिक, स्पीसीज एंड इकोलॉजिकल। ठीक है, तो उसमें से बात कर रहा है कि लेवल डाइवर्सिटी फॉर द प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, आपके लिए जो डायरेक्ट बेनिफिट वाले हैं उनकी बात कर रहा है। दूसरा है बच्चे ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट सेज दैट बायोडाइवर्सिटी प्लेज अ मेजर रोल इन मेनी इकोसिस्टम सर्विसेज दैट नेचर प्रोवाइड्स। अब बताओ व्हाट इज इकोसिस्टम सर्विसेज? मैं पहले डिफाइन कर चुका हूं। बताओ व्हाट इज इकोसिस्टम सर्विसेज? क्या होगा तुम लोगों का? जो भी नेचर आपको ऑक्सीजन, पॉलिनेशन के थ्रू प्रोडक्टिविटी, ये सब है, ये क्या है? इकोसिस्टम सर्विसेज में आते हैं। रॉबर्ट कॉन्स्टेंजक इकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने प्राइस टैग इस पे लगाया था। ये इकोसिस्टम चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ है। अभी तो आता ही नहीं है तुम्हें। ठीक है, तो broadly utilitarian argument says that biodiversity plays a major role in many ecosystem services that nature provides. ठीक है, the fast dwindling Amazonian forest is estimated to produce through photosynthesis. ठीक है, 20% मतलब जो टोटल ऑक्सीजन है उसका 20% कौन देता है? अमेजोनियन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है। ठीक है, तो ये आप डेटा याद रखना। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चे कि ब्रॉडली यूटिलिटेरियन या नैरो यूटिलिटेरियन के एग्जांपल बता दो। तो नैरो यूटिलिटेरियन के एग्जांपल तो फ्रूट्स, जो ग्रेन्स हैं जो आप डायरेक्ट यूज करते हो वो हो गए। ब्रॉडली में कौन कौन से हैं? जैसे ऑक्सीजन फॉर लाइफ सेविंग। ठीक है, लाइफ सेविंग ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? बायोडाइवर्सिटी की वजह से, नेचर की वजह से है। एंड पॉलिनेशन फॉर प्लांट्स, बहुत सारे जो इंसेक्ट स्पीसीज हैं जो क्या करते हैं? प्लांट्स को पॉलिनेट करते हैं। अगर प्लांट्स को पॉलिनेट नहीं करेंगे तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये ब्रॉडली यूटिलिटेरियन के एग्जांपल है। ओके, तो there are so many things like there are other intangible benefits that we derive from nature, the aesthetic pleasure। मतलब जब आप वॉक करते हो नेचर में तो आपको जो प्लेजर होता है वो भी तो एक टाइप का क्या है? ब्रॉडली यूटिलिटेरियन है। ठीक है, through thick woods, watching spring flowers in full bloom and walking up to a bulbul song in the morning, can we put a price tag for such things, on such things? ठीक है, तो वो चीज है। ये सब, ये सारी जो एग्जांपल्स हैं आपके किसके हैं? ब्रॉडली यूटिलिटेरियन के। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन बना सकता है कि आप बताओ इसमें से 4 में से 3 दे दे आपको ब्रॉडली का और 1 दे दे नैरो का, और पूछे इसमें से कौन सा ब्रॉडली नहीं है, तो सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा। ब्रॉडली और नैरोली में फिर डिफरेंस कैसे होगा? वो तो सर नैरोली में भी तो खाना, वो भी तो एक बड़ा एस्पेक्ट हो सकता है। सारी कहानी कह दिया, रामायण सारी सुना दी, तुमको यही नहीं पता कि सीता किसका बाप था। मैं कह रहा हूँ जो डायरेक्ट बेनिफिट तुमको मिल रहे हैं, जिसको तुम डायरेक्ट यूटिलाइज कर रहे हो, तुम एहसास करते हो क्या कि तुम ऑक्सीजन यूटिलाइज कर रहे हो? ये पागल हो गया है। तुमको एहसास है? सर मुझे तो पता है मैं ऑक्सीजन इनटेक करता हूं। तुमको एहसास तब होता है जब तुम हॉस्पिटल में लगाए मास्क बैठे हुए होते हो। ऐसे नहीं है। अगर एहसास होने लगे ना लोगों को, तो ये जितना ये पॉल्यूशन हो रहा है, यूरिनेट करने के लिए भी जाना होता तो चलो बाइक से चलते। ये हाल है सच में। नहीं बच्चे, ज्यादा नहीं हो, मैं तुमको विलेज में बताता हूँ तुम्हें, विलेज के लोगों का हाल, जहाँ पे कि जनरली ये माना जाता है कि पोल्यूशन वहां पे आज की डेट पे पिछले 5-7 साल 8 साल का ये वो है, ये फैक्ट है। आजकल कार भी पहुंचने लगी है तो बिना मतलब ही चलो चक्कर लगा आते हैं। हाँ, ये क्या है? बिना मतलब के रिसोर्सेज को, फॉसिल फ्यूल को आप बर्न करोगे, उससे क्या होगा? उससे फायदा थोड़ी होना है कुछ। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैंने बिल्कुल तुमको लॉजिकल एग्जांपल, बिल्कुल देखा हुआ एग्जांपल दिया मैंने तो। मतलब लोग साइकिल रन कर सकते हैं 1 to 2 3 4 किलोमीटर के लिए, बट नहीं, हम नहीं करेंगे। हम बाइक से जाएंगे, हमारा स्टेटस डाउन हो जाएगा साइकिल रन करने में।
इवन स्टूडेंट्स भी आज कहते हैं कि हमको स्कूटी दो, स्कूटी से जाएंगे हम। तो ये क्या है, जबकि अगर आप साइकिल रन करते हो तो आपका हेल्थ भी बढ़िया रहेगा और पैसा भी बचेगा, दोनों चीज है। बट नहीं, एनवायरमेंट भी बच जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप नहीं समझ रहे हो उस ऑक्सीजन को। या जब तुम बाहर चलते हो, नेचर में जाते हो, तुम कभी पहाड़ों पे जाते हो, वहां पे जो ब्यूटी देखते हो नेचर की, वो क्या है, वो तुम्हें डायरेक्ट वो नहीं कर रही है, तुम उसको प्राइस टैग से खरीद के नहीं तुम वो कर सकते हो, ठीक है। या डायरेक्ट तुमको नहीं, बस तुमको अच्छा लगता है वहां पे, ठीक है, इसीलिए तुम जाते हो वहां पे घूमने, ठीक है। तो ये सब ब्रॉडली यूटिलिटेरियन है। या पॉलिनेटर्स जो है वो आपके प्लांट्स को पॉलिनेट कर रहे हैं, ये क्या है, ये सब, ठीक है। तो ब्रॉड जो तुमको डायरेक्ट दे रहा, मैंने अभी भी एग्जांपल दिए ना तुमको डायरेक्ट देने वाले के, ग्रेन्स हो गया, तुम्हें कमर्शियल जो चीजें हो गई, हाँ मेडिसिन हो गई, वो सब। तो ये ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है एक। इसके बाद थर्ड वन है बच्चे द एथिकल आर्गुमेंट। मतलब कि आप ह्यूमन हो, आपका दिमाग बहुत तेज चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप अदर स्पीसीज को नुकसान पहुंचाओगे। जितना राइट नेचर में आपका रहने का है, उतना ही राइट अदर स्पीसीज का भी है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना राइट है यहाँ, ठीक है। किसी का ये नहीं है कि आप ह्यूमन हो तो जो मनाए वो करोगे, क्योंकि आपके पास पावर है। समझ में आई बात, ये बोलना चाहता है। ये जो एथिकल, बिल्कुल मैंने शार्ट में समझा दिया। ये लिखा है, द एथिकल आर्गुमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी relates to what we owe to millions of plant, animal, and microbe species with whom we share this planet. Philosophically or spiritually, we need to realize that various species has an intrinsic value. ठीक है, सब हर एक स्पीसीज की अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू को आप दो तरह से समझ सकते हो, एक तो उसकी जो रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो, दूसरा उसको जो नेचर ने एक वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है कि आप जाओ, आपको रिसोर्सेज सारे मिलेंगे जितने रिसोर्सेज जरूरत है, ठीक है। इवन इफ इट मे नॉट बी करंट और एनी इकोनॉमिक वैल्यू टू अस। मतलब कोई भी स्पीसीज है, अगर वो हमारे लिए इकोनॉमिक वैल्यू नहीं रख रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अब जीने का अधिकार नहीं है, ठीक है। ह्यूमन तो ऐसे ट्रीट करता है ना सबको, ठीक है। तो वही बोल रहा है, वी हैव अ moral duty to care for their well-being and pass on our biological legacy in good order to future generation। मतलब जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए हम गुड लेगेसी, एक अच्छा एग्जाम्पल दिया जाए, ताकि वो नेचर को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके। तो ये तीन चीजें हैं जिसको एनसीईआरटी ने डिवाइड किया है फॉर कंजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी, नैरो, ब्रॉड एंड एथिकल, ठीक है। तो ये चीज हो गए। आ जाओ अब लास्ट में आते हैं, हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। अब यहां से तुमको हाउ का आंसर मिलेगा कि कैसे कैसे कर सकते हैं। और बच्चे इससे हर साल, हर अल्टरनेट ईयर्स में ऑलमोस्ट क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। इसको अगर पूरे चैप्टर को एक बार करते हो तो इसको 2 बार करना, और बेटर है कि कुछ कुछ चीजें बाहर एक साइड पे लिख लेना ताकि जल्दी हो जाए, 1 मिनट में रिवीजन कर लो। ओके, व्हेन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम, पहली बात ये बोल रहा है कि आप इकोसिस्टम को कंजर्व करो, बायोडाइवर्सिटी अपने आप कंजर्व हो जाएगी। समझ में आई बात, ठीक है। व्हेन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम, इट्स बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल इज प्रोटेक्टेड। हर एक लेवल पे बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, प्रोटेक्ट हो जाएगी। वी सेव द एंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर। मतलब अगर हम टाइगर को सेव, मतलब टाइगर को हमें सेव करना है, तो हम अगर पूरा फॉरेस्ट सेव करने लगे तो टाइगर अपने आप सेव हो जाएगा, ठीक है। दिस अप्रोच इज कॉल्ड इन सिटू कंजर्वेशन। और इन सिटू की ब्रैकेट में क्या लिखा है, ऑन साइट कंजर्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना कि अगर किसी पर्टिकुलर आप वाइल्ड एनिमल्स को या ऑर्गेनिज्म को आप क्या करना चाहते हो, कंजर्व करना चाहते हो, तो उसके अपने हैबिटेट में आप कंजर्व करो, तो वो क्या कहलाएगा, ऑन साइट या इन सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। पर ये बच्चे तभी पॉसिबल है जब उसके नंबर सफिशिएंट हो, वो डेंजरस पोजीशन पे ना पहुंचा, एक्सटिंक्शन वाली थ्रेटेंड या डेंजरस वाली पोजीशन पे वो ना पहुंचा, उसका सफिशिएंट नंबर अवेलेबल हो। अब आप चाहते हो कि उसको कंजर्व किया जाए, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाए, तो उस जहां पे उसका हैबिटेट है वहीं पे उसको कंजर्व कर दिया। इसको बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। तो अब तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो इन सिटू कंजर्वेशन है
वहां पे किस टाइप के एनिमल्स को या वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जा सकता है जो एक्सटिंक्ट होने वाली हालत पे नहीं है। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल भी आ जाएंगे आपके। चलो आगे चलते हैं। However, when there are situation when animal or plant is endangered or threatened and needs urgent measures to save it from extinction, this type will be known as ex situ conversion या offsite। मतलब इसको तुम अब इसके हैबिटाट पे कंजर्व, क्योंकि इसका नंबर बहुत कम हो गया, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको इसके ऑफ साइट, ठीक है, उसको वहां से ले जाओगे और उसको वो सारी चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश करोगे जो उसके सर्वाइवल के लिए, मतलब ये एक्स्ट्रा केयर है। ठीक है, हाँ, कंजर्वेशन इज द डिजायरेबल अप्रोच। तो इन सिटू एंड एक्स सिटू आपको समझ में आ गया है। ठीक है, ऑन साइट एंड ऑफ साइट कंजर्वेशन। तो अब इन सिटू को आप एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, इन सिटू कंजर्वेशन के लिए बोल रहा है कि फेस्ड विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, दो चीजों की बात कर रहा है। आपके लिए डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, और आपको बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने की भी जरूरत है, क्योंकि अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ तो पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, वर्क नहीं कर पाएगा, फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या बनाना है, दोनों को सामंजस्य में रखना है। ठीक है, हार्मोनी में मेंटेन करना है उसको। तो कह रहा है फेस्ड विद कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, मेनी नेशंस फाइंड इट अनरियलिस्टिक एंड इकोनॉमिकली नॉट फिजिबल टू कंजर्व ऑल देयर बायोलॉजिकल वेल्थ। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, कि जितनी भी बायोलॉजिकल वेल्थ हमारे पास अवेलेबल है, अगर हम इसको कंप्लीटली प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे तो हमारा सर्वाइवल खत्म हो जाएगा। दैट मींस कि दिस इज कंप्लीटली अनरियलिस्टिक। ठीक है, तो आप कौन सा रास्ता चुनोगे, जो बीच वाला है। ठीक है, जो दोनों को एक मेंटेन कर सके, हार्मोनी कर सके। इनवेरिएबली द नंबर ऑफ स्पीशीज वेटिंग टू बी सेव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन फॉर एक्सीड्स द कंजर्वेशन रिसोर्सेज अवेलेबल। ठीक है, मतलब कि जो नंबर ऑफ स्पीशीज है जो क्या होने वाली है, एक्सटिंक्ट होने वाली है। ठीक है, वो एक्सीड कर जाती है किस चीज से, जितनी हमारे पास रिसोर्सेज, जिन रिसोर्सेज को हम यूज करके उनको कंजर्व करना चाहते हैं या जिनको एक्सटिंक्शन से बचाना चाहते हैं, वो रिसोर्सेज उन एक्सटिंक्ट स्पीशीज से बहुत कम है। या बोलो कि एक्सटिंक्ट स्पीशीज इज मच मोर देन रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर द रिसोर्सेज अवेलेबल टू सेव द दैट स्पीशीज। ठीक है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज या जो आपकी एक्सटिंक्ट होने वाली स्पीशीज है। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता दूंगा जो चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस कहानी अभी सुनते जाओ। ऑन अ ग्लोबल बेसिस दिस प्रॉब्लम हैज बीन एड्रेस्ड बाय एमिनेंट कंजर्वेशनिस्ट। ठीक है, दे आइडेंटिफाइड फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन सर्टेन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन विद वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ इंडिविजुअल। बच्चे बायोलॉजिकल ये जो आपका है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इसको अंडरलाइन करें। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं बच्चे, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि रीजन विद वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ, किनको बोलोगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जहां पे हाई स्पीशीज रिचनेस है एंड हाई इंडेमिज्म। अब इंडेमिज्म से आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट के एग्जाम में। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन करो पूरा। इंडिविजुअल क्या है कि नेटिव स्पीशीज, ठीक है, नेटिव स्पीशीज को बोलते हैं जो कि एक सर्टेन रीजन पे कन्फाइंड हो। लिखो इसमें क्या लिखा है, दैट इज स्पीशीज कन्फाइंड टू दैट रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। मतलब अगर मैं सपोज कर लो कि पूरा इंडिया की बात करूं, लेट्स से ये आपका इंडिया है पूरा, ठीक है, और कोई स्पीशीज इस रीजन में पाई जा रही है, ठीक है, सिर्फ वो इसी रीजन में पाई जाएगी और कहीं पे पाई नहीं जाएगी, तो उसको क्या बोलोगे, इंडिविजुअल। ठीक है, ये पूछा जा चुका, दोबारा भी पूछा जा सकता है किसी और तरीके से। ठीक है, तो याद रखना कि स्पीशीज कन्फाइंड टू दैट रीजन, नॉट फाउंड एल्स एनीवेयर एल्स, और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, initially 25 biodiversity hotspots were identified but subsequently 9 more have been added to the list। ठीक है, अभी बच्चे ये चेंज हो गया है, पहले 25 किए गए, फिर 9 इसमें और ऐड किए गए, फिर साथ 2 और ऐड किए गए हैं इसमें। ठीक है, पर डेटा चूंकि आपके एनसीईआरटी का फॉलो होगा तो क्या करोगे आप, इसी को मानोगे। ठीक है, तो टोटल नंबर क्या हो गया, 34। ठीक है, these hotspots are also region of accelerated habitat loss। अब ये हॉटस्पॉट तो है, पर यहाँ पे भी बहुत तेजी से क्या चल रहा है, हैबिटेट लॉस हो रहा है, और हैबिटेट लॉस होगा तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होना है, क्योंकि ये एक मेजर कॉज है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का। ठीक है, तो कुछ रीजन दिए हैं, 3 ऑफ दीज हॉटस्पॉट, मतलब जो 34 हॉटस्पॉट आप जान रहे हो उसमें से 3 हमारे इंडिया में है। कौन कौन से बच्चे, वेस्टर्न घाट, मतलब इंडिया और सब ये आप बोल सकते हो एशिया का ले लिया है। ठीक है, पूरा वेस्टर्न घाट, श्रीलंका
ये पहला है, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका पहला है, इंडो बर्मा एंड हिमालय दूसरा है, ठीक है। और भी एक है यार, कहाँ चला गया, सुंदरलैंड वो अंडमान और वो जो भी है, चलो आगे सर बढ़ता हूँ। इंडो बर्मा और हिमालय दो अलग अलग है। ओके ओके, इंडो बर्मा एंड हिमालय अलग अलग है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका 1, सेकंड इज इंडो बर्मा, थर्ड वन इज हिमालय, ठीक है। कवर आवर कंट्रीज एक्सेप्शनली हाई बायोडायवर्सिटी रीजन्स, तो इनको अंडरलाइन करो बच्चे, क्वेश्चन पूछा गया है। तो कितने स्पॉट हॉट स्पॉट हमारे इंडिया को कवर कर रहे हैं? 3। कौन कौन से? वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। वेस्टर्न घाट में कौन सा आता है आपका? आपके यहाँ का सुंदरबन, मतलब ये पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला जो है उसमें से सुंदरबन एक मेजर जगह है, ओके, जहाँ पे बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा। सर वेस्टर्न घाट तो वो मुंबई वाला एरिया है ना। ओके ओके, ये ईस्टर्न में आता है, हाँ ओके ठीक है ठीक है, सही करो। ये इसका मतलब ठीक है ठीक है ठीक है, वेस्टर्न में ये पूरा वो वाला एरिया होगा, साउथ वाला, केरल हाँ केरला वाला वो, ठीक है सही कह रहे हो, ठीक है। पर इसको याद रखना, ठीक है। और एक इसके पीछे एक कमेंट था पहले कि वेस्टर्न घाट में जो एम्फीबियंस डाइवर्सिटी है इज मोर देन ईस्टर्न, एम्फीबियन के रिस्पेक्ट में ही था ना, मैं भूल गया हूँ, देख लेना आप, हाँ ठीक है। सर। यार तुम लोग एक मिनट रुको, मैं आता हूँ, ये ना जैकेट बहुत गर्म लग रही है। हाँ यार चला लो पंखा, चलो चलो चलो, एसी नहीं, बीमार पड़ जाएंगे, एसी नहीं, पंखा चलाओ। सारे लोग बैठे ना इस वजह से। कुछ देर देखो कवर करके, मेरी आवाज नहीं आएगी बच्चे फिर शायद, ठीक है चलो। आगे आओ बच्चे, तो ये पैराग्राफ थोड़ा सा याद रखना, इसमें से जो आपके बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है, एंडेमिज्म क्या है, कितने हॉटस्पॉट हैं इंडिया में, कौन कौन से हैं, ये सारे के सारे आप याद रखना, ठीक है। अब फोकस करो मेरी तरफ। Although all the biodiversity hotspot put together cover less than 2% of Earth's land area, the number of species that they collectively harbor is extremely high, and strict protection of these hotspot could reduce the ongoing mass extinction by almost 30%. And 2% पर कितना कर देंगी reduce? 30%, ठीक है। हालांकि जो चीजें मैंने पहले बता दी हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इस पैराग्राफ पे आओ, नेक्स्ट पेज पे। इन इंडिया इकोलॉजिकल यूनिक एंड बायोडायवर्सिटी रिच रीजन्स आर लीगली प्रोटेक्टेड एज बायोस्फीयर। अब यहाँ से आप अंडरलाइन करना स्टार्ट करो, ठीक है। जो इकोलॉजिकल यूनिक एंड बायोडायवर्सिटी रिच रीजन्स हैं इंडिया में, वो कौन कौन से किस तरह से प्रोटेक्टेड किए गए हैं, लीगली प्रोटेक्टेड हैं। फर्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा है नेशनल पार्क, तीसरा है सेंचुरीज। कितनी बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में? 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, 90 नेशनल पार्क है एंड 448। ये फिर से डेटा चेंज हुआ है, बट आप यही मानना, ठीक है। नंबर याद रखना बच्चे। इंडिया हैज आल्सो हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस दैट एम्फसाइज प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, ठीक है। इन मेनी cultures, tract of forest were set aside and all the trees and wildlife within were venerated and given total protection, ठीक है। तो ये बच्चे तीन हैं आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपके सब इन सिटू के एग्जांपल है, ठीक है। और सेक्रेड ग्रुप्स होता है, सेक्रेड ग्रुप्स बेसिकली वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सच सेक्रेड ग्रुप्स आर फाउंड इन खासी, जैंतिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स इन राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र एंड सरगुजा, ठीक है। तो चंदा एंड बस्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, ये सब याद करना पड़ेगा तुम्हें। मेरे बस के बाहर की बातें, इसमें कुछ हेल्प करना, तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। इन मेघालय द सेक्रेड ग्रुप्स आर द लास्ट रिफ्यूजी फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट्स, ठीक है। वैसे अभी तक शायद ज्यादा पूछा नहीं गया है, चांसेस हैं कि पूछ ले, बट सेक्रेड ग्रुप से क्वेश्चन आया है और उसमें साथ खासी एंड जैंतिया हिल्स इन मेघालय, इस पे आया है क्वेश्चन, ठीक है। खासी एंड जैंतिया हिल्स ऑफ मेघालय,
तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं बच्चे? इन सिटू कंजर्वेशन के। सेक्रेड ग्रुप्स, इससे क्वेश्चन आ चुका है कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल आपका इन सिटू का नहीं है, एक हटा दिया था, ठीक है। और ये देख लेना पिछले 3 या 4 साल के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये एक्स सिटू कंजर्वेशन पे आ जाओ। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। इन दिस अप्रोच थ्री-टैंड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर टेकन आउट ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट and placed in a special setting where they can be protected and given special care। मैंने पहले ही बता दिया था ये चीज तो, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क्स, अब इनको याद करो, जो अंडरलाइन करो इनको। जूलॉजिकल पार्क्स, बॉटेनिकल गार्डन्स, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स सर्व दिस पर्पस। तो ये 3 एग्जांपल आपके सामने हैं, जूलॉजिकल पार्क, बॉटेनिकल गार्डन एंड वाइल्ड लाइफ सफारी। There are many animals that have been extinct in the wild but continue to be maintained in zoological parks, ठीक है। मतलब बहुत सारे स्पीसीज ऐसी हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। वाइल्ड का मतलब वाइल्ड लाइफ, ठीक है, बट हमारे पास वो प्रोटेक्टेड है। तो कंप्लीट एक्सटिंक्शन तो नहीं है। कंप्लीट एक्सटिंक्शन होता तो सीधे बोल देते एक्सटिंक्ट, पर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड मतलब वाइल्ड लाइफ में एक्सटिंक्ट हुए हैं। अभी हमारे पास जो हमारे जो वो है एक्स सिटू कंजर्वेशन है, उस पे वो रह रहे हैं, ओके। तो in recent years ex situ conservation has advanced beyond the keeping threatened species in enclosures, ठीक है। जो threatened species हैं वो कौन सी हैं? जो extinct होने वाली है, अभी extinct हुई नहीं है वो, मतलब नियर फ्यूचर में वाइल्ड लाइफ से वो क्या हो जाएंगी। और अगर मैं बोल दूं डेंजरस, इंडेंजर्ड, ENDANGR, तो वो फार फ्यूचर में, एक है नियर फ्यूचर, दूसरा फार फ्यूचर। वो वाइल्ड लाइफ से फार फ्यूचर में क्या हो जाएंगी? एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो 3 टर्म है, एक एक्सटिंक्ट जो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुकी है, दूसरी है थ्रीटेंड जो नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो जाएगी वाइल्ड लाइफ से, तीसरी है इंडेंजर्ड जो फार फ्यूचर में वाइल्ड लाइफ से क्या हो जाएगा, और चौथा एक और टर्म है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, मतलब कि वाइल्ड लाइफ से एक्सटिंक्ट हो चुकी है, अभी हमारे पास कंजर्व रह रही है, प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि इन रिसेंट ईयर्स एक्सेसिव कंजर्वेशन हैज एडवांस्ड बियॉन्ड कीपिंग थ्रेटेंड स्पीशीज इन एनक्लोजर्स। नाउ गैमीट्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, जो थ्रेटेंड स्पीशीज हैं जो क्या होने वाली हैं, एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, ठीक है, उनको उनके गैमीट्स को आपने क्या कर रखा हुआ है, प्रिजर्व कर लिया है इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन फॉर लॉन्ग पीरियड्स यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। इससे क्वेश्चन आया था एक, तो ये इस तरह से क्वेश्चन आया कि क्रायो प्रिजर्वेशन किसका एग्जाम्पल है, तो ये एक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। दूसरा क्वेश्चन ये आया कि आप जो है क्या कहते हैं, जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, मतलब वाइल्ड लाइफ में एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, उनको आप किस तरह से कंजर्व करोगे, तो उनके गैमीट्स को या उनके वेजिटेटिव पार्ट को इस तरह से रख लोगे ताकि वो दोबारा से क्या किया जा सके, ग्रो करवाए जा सके, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स एक्स कैन बी फर्टिलाइज्ड इन विट्रो। अच्छा नहीं सेंटेंस गड़बड़ हो रहा है, एक्स से स्टार्ट करो। एक्स कैन बी फर्टिलाइज इन विट्रो एंड प्लांट्स कैन बी प्रोपोगेटेड यूजिंग टिश्यू कल्चर मेथड, ठीक है। तो बच्चे ये इन विट्रो जो कल्चर है एक्स के फर्टिलाइजेशन के लिए, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ समवट एक्स सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। एज वेल एज जो प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक है, ये भी प्लांट्स के लिए एक टाइप का क्या है, ठीक है। सीड्स ऑफ डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन्स कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स कैन बी केप्ट फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन सीड बैंक्स। मतलब सीड बैंक्स भी आपके क्या है, अंडरलाइन करो सीड बैंक्स को, एक्स सिटू। तो क्रायो प्रिजर्वेशन आपका, सीड बैंक आपके, ये सब बच्चे किसके एग्जाम्पल हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से कौन सा है, एक्स सिटू कंजर्वेशन। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन इंपॉर्टेंट है, एक्स सिटू, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ, बायोडाइवर्सिटी नोज नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज। बायोडाइवर्सिटी को आपको पॉलिटिकल बाउंड्रीज का पता नहीं है। पॉलिटिकल बाउंड्रीज का मतलब है आपके कंट्री की जो बाउंड्रीज, ठीक है। एंड इट्स कंजर्वेशन इज देयरफॉर अ कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल नेशंस। द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अब बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करो। द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसका नाम क्या है, द अर्थ समिट, हेल्ड इन रियो
डी जेनरियो in 1992 called upon all nations to take appropriate measures for conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefits. तो ये याद रखना कि अर्थ समिट कहाँ पे हुई, रियो डी जेनेरियो में, इटली में है। दिस इज इन ब्राजील। तुम्हारे में लिखा है क्या? नहीं सर, रियो तो ब्राजील का। अच्छा, मैंने इटली कैसे लिख लिया फिर? सो सकता है ऐसे लिख दिया हो। चलो आगे आओ। तो 1992 में बच्चे ये अर्थ समिट जो हेल्ड हुआ था, ठीक है। ओके, इन अ फॉलो अप द वर्ल्ड समिट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2000। अच्छा, एक अर्थ समिट है, दूसरी क्या है? वर्ल्ड समिट। अंडरलाइन करो वर्ल्ड समिट को। ये कब हुआ? 202 में। कहाँ पे हुआ? जोहानसबर्ग, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। 190 countries pledged their commitment to achieve by 2010 a significant reduction in current rate of biodiversity loss at global, regional and local areas. जितनी चीजें मैंने बताई, अर्थ समिट एंड वर्ल्ड समिट कहाँ पे हुई, कब हुई, ये याद कर लेना। तो बच्चे 433 is now and the chapter is बच्चे कोर्स नहीं खत्म हो पाएगा। सबसे बड़ी चीज मैं तुमको बताता हूँ, रीजन क्या है कि ये रट्टाफिकेशन है और तुम इसको अभी अभी मैं बता रहा हूँ। मुझे पता है कि सिलेबस बहुत तेजी से बहुत बढ़ रहा है, तुमको फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो उसको रिड्यूस करो। लैग मत क्रिएट करना, लैग क्रिएट करना प्रैक्टिस पे। रिवीजन पे लैग नहीं होना चाहिए, रिवीजन कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर तुम्हारा रिवीजन चलता रहा तो तुम इतने कॉन्फिडेंस में होगा जिस दिन सिलेबस खत्म होगा कि तुम बहुत मजे से कर ले जाओगे। पर अगर रिवीजन नहीं हुआ तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो इसलिए और थोड़ा सा एनर्जेटिक रहा करो। देखो मैं कितना एनर्जेटिक हूँ। नहीं, मैं सुबह तो बैठा हुआ था, पढ़ाया नहीं है मैंने। कंटिन्यूअसली पढ़ रहा था मैं। मांगा करो, हमको भी दो। करा तो देंगे पर पैसा पड़ेगा। तो फिर मोह माया ले लो। बजे देखो, मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। देखते हैं अभी से क्यों धीरज खो रहे हो। ज्यादा बताना नहीं है ना यहाँ। वो तो मैं जब पूरा एक्सप्लेन करने लगता हूँ तब टाइम लगता है। मैं चाहूँ तो इसको आधे घंटे में खत्म कर सकता हूँ। और क्या, एक ना टीचर्स आजकल एनसीईआरटी रीड कर रहे होते हैं उसमें, मैराथन क्लास में। तो मैं देख रहा था कि पढ़ते पढ़ते सो गए। सच में ये मेरे साथ भी हो चुका है। मैं क्लास 9th को पढ़ा रहा था, ऑनलाइन पूरा चल रहा था। तो क्लास 9th को तो फिर उसी से आपके पास ज्यादा रिसोर्सेज है नहीं, तो मॉड्यूल पे पढ़ाना होता था। तो पढ़ाते पढ़ाते सो गया। फिर मैंने बोला ऐसा करो, वेट करो 5 मिनट। सो ही लेता हूँ 5 मिनट पहले। नहीं, पर एनसीईआरटी रीड करने में या रीड करने में बहुत नींद आती है बच्चे, बहुत नींद। बोर्ड पे जब होते हैं तो नींद नहीं आती है। बिल्कुल मेहरबानी नहीं कर पाऊंगा मैं। कितना एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ तुम। नहीं बच्चे, एनसीईआरटी में क्या है ना कि 1-2 बार तो अभी जैसे मैंने आज पढ़ाया, इसको जाके पढ़ो पूरा, ठीक है।
साइड में कुछ कुछ जो मैंने लिखा दिया है या लिख लो, जितनी चीजें मैंने इंपॉर्टेंट बताई है, फिर इसके बाद उन्हीं को रिवाइज करो। हाँ नहीं, इसीलिए तो बोलता हूँ जब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा होता तो स्टोरी बहुत अच्छे से सुनो। स्टोरी सुनने में बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। 6-7 क्वेश्चन बनाने हैं, जिसमें से शुरू के 2 चैप्टर से करीब करीब 3 क्वेश्चन होने, लास्ट के 2 चैप्टर से मतलब कोई 2 चैप्टर ऐसे हैं जहां से एक क्वेश्चन बनना है, कोई 2 चैप्टर ऐसे हैं जहां से 2 क्वेश्चन बनने हैं। ठीक है, तो कितना बनाएगा, वो इंपॉर्टेंट ही पिक करेगा, इसलिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। और इनको अगर मैं बोर्ड में पढ़ाने लगता ना तो 2 चीजें होती, या तो मैं इनको 6-7 घंटे में सारे चैप्टर खत्म कर देता, और या मैं पूरे महीने भर पढ़ाता, 1.5 महीने। ये रियलिटी है। 6-7 घंटे में कैसे खत्म होता है, बस फिर नाम ले लेके बोर्ड में लिख तो रहे हैं, तो बहुत कम कंटेंट और बोलते चले जा रहे हैं। ज्यादातर टीचर इसको बहुत टाइम नहीं देता, इस चैप्टर को आधे घंटे 45 मिनट इसका वेटेज इस चैप्टर का। बड़ी गुफ्तगू चल रही है, कहाँ? हाँ, वो कह रहा क्या बता रहा था? चलो, एनवायरमेंटल इश्यूज तो तुमको सबको अपने डेली लाइफ में पता ही है, तो इस चैप्टर को पढ़ना क्यों? ना अरे बच्चे, अभी मैं एंजॉय करो, कोशिश करो, मजा आएगा। मैं तो तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुमको इंपॉर्टेंट क्या है वो चीज पे फोकस करो, बिल्कुल दिमाग कूल करके बैठो, बड़े आराम से खत्म करेंगे। देखो, जितनी भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर रहे हैं ह्यूमंस, ठीक है, मतलब होल सोल रिस्पॉन्सिबल ऑलमोस्ट हर एक पोल्यूशन का कौन है? ह्यूमन। कुछ एक एक्टिविटीज को लाइक वोल्केनो, लाइक फॉरेस्ट फायर, इन सबको छोड़ के बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्यूमंस की है। ओके, तो पोल्यूशन कुछ नहीं है बच्चे कि जो आपकी नॉर्मल कंडीशन एनवायरनमेंट की है, उसमें कोई भी ऐसा फिजिकल चेंज जो उसकी नॉर्मल कंडीशन से उसको डिटेरिएट कर दे, जिससे कि उसमें जो उसके अंदर जो एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बैडली अफेक्ट होने लगे, उनको हार्म होने लगे, तो वो बेसिकली क्या होगा? वो पोल्यूशन कहलाएगा। यही डिफाइन किया गया सेकंड पैराग्राफ में। डायरेक्ट आओ कि एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, अंडरलाइन कर लो, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, लैंड, वाटर और सॉइल, ये क्या कहलाएगा? पोल्यूशन। और वो एजेंट जो पोल्यूशन फैला रहा है, दैट विल बी नोन एज पॉल्यूटेंट्स। अंडरलाइन करो। सबसे पहले गवर्नमेंट इंडिया ने, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इन्वायरमेंट एक्ट लाए, कब? 1986 में। तो इन्वायरमेंट एक्ट कब आया है, ध्यान में रखना, ठीक है, 1986 में। और कौन इसको लेके आया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंटरनेशनल नहीं है ये इंडिया का है, ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। अब एक चीज और भी पूछी जा सकती है यहाँ पे कि टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरमेंट, उसमें से कौन कौन से हैं बच्चे? एयर, वाटर एंड सॉइल, ठीक है। एयर, वाटर एंड सॉइल सिर्फ क्या कंसीडर किए गए थे? एज ए पोल्यूशन, एयर, वाटर एंड सॉइल। इसके बाद 1987 में, ठीक है, एक आया एयर एक्ट। 1987 में यहां लिखा नहीं, आगे लिखा हुआ है, एक आया एयर एक्ट, उसने नॉइज को भी एज ए पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन कंसीडर कर लिया। नॉइज को कब एयर पॉल्यूशन के अंदर लाया गया? 1987 में। कौन सा एक्ट था? एयर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नाउ आते हैं बच्चे, 3 पॉल्यूशन आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, कौन कौन से? एयर, वाटर एंड सॉइल, जिसमें से एयर और वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉइल तो हवा में निकल जाएगा, ठीक है ही नहीं है, ज्यादा कुछ है। तो एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल की बात करो। वी आर डिपेंडेंट ऑन एयर फॉर आवर रेस्पिरेटरी नीड्स। एयर pollutants cause injury to all living organisms. They reduce growth and yield of crops, cause premature death of plant. Air pollutants also deleteriously affect the respiratory system of humans and animals. अब देखो, 3 चीजों को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। एक तो जो क्रॉप है उसकी यील्ड को खत्म कर रहा है, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंक्लूडिंग ह्यूमंस, उनको अफेक्ट कर रहा है,
और एक और चीज था, ठीक है, प्रीमेच्योर डेथ ऑफ प्लांट, डेथ भी, प्लांट की प्रीमेच्योर डेथ भी करवा रहा है पॉल्यूशन। ठीक है, ये एज ए स्टोरी सुन लो, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर एंड द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो हार्मफुल इफेक्ट्स बोल रहा है कि किस किस पे, मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जो ज्यादा जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो किस पे डिपेंड करेंगी, कंसंट्रेशन ऑफ द पॉल्यूटेंट्स। आप चले जाओ 271 के बिल्कुल टॉप पे। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट्स जो एयर के हैं, मतलब एयर पॉल्यूशन के, कंसंट्रेशन ऑफ द पॉल्यूटेंट, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिज्म कितनी देर के लिए जो है बेसिकली एक्सपोज्ड हो रहा है, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आओ, स्मोक स्टैक्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स, अंडरलाइन करो। Smelters and other industries release particulate and gaseous air pollutants together with harmless gases such as nitrogen, oxygen. ठीक है, देखो जो आपका एयर पॉल्यूशन है वो दो टाइप का है, एक है गैसियस और दूसरा है पार्टिकुलेट। ठीक है, उन्हीं की बात कर रहा है। ठीक है, दोनों तरह के हैं, आप ये मत समझना कि जो है एयर में सिर्फ गैस पॉल्यूशन। ठीक है, जो पर्टिकुलेट है, आप डस्ट में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, आपके जो इंडस्ट्री के जो स्मोक्स हैं उसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और तुमको एक और चीज बता दूं कि गैसियस पॉल्यूटेंट से कहीं ज्यादा खतरनाक क्या है, पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। ये जो आपके सीमेंट इंडस्ट्री है वहां से वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, तो जहां पे वो बेचारे वर्कर काम करते हैं उनके फेफड़ों की जो एल्यूलाई है उसमें वो डिपॉजिट हो जाता है और फिर सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस जैसे डिजीज हो जाती है, परमानेंट डैमेज करता है वो, कोई रिकवरी नहीं है उसकी। ठीक है, तो यही चीज है, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं ऊपर जो कि बेसिकली फैला रहे हैं दोनों गैसेस एंड एयर पॉल्यूटेंट्स टुगेदर विद हार्मलेस गैसेस सच एज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अच्छा, ये कुछ जो है हार्मलेस गैसेस भी हैं। नाइट्रोजन आपको अफेक्ट, क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें से कौन सी ऐसी गैस है जो एज एयर पॉल्यूशन नहीं कंसीडर करेंगे, कौन सी है? नाइट्रोजन। अरे ऑक्सीजन तो है ही है, ऑक्सीजन तो मैं आंसर ही क्यों, ऑप्शन ही क्यों देगा? हाँ, नाइट्रोजन आपके बॉडी पे जाती है पर चूंकि उसको कोई एक्सचेंज है ही नहीं है तो जाती है और निकल के बाहर आ जाती है। अब कोई ऐसा थोड़ी है कि नाक से जब इनहेल करते हो तो प्यूरिफाई करके सिर्फ ऑक्सीजन ले जाते हो, ले तो पूरी गैस जाते हो ना, पूरी एयर को ले जाते हो। ठीक है, तो वो चीज है। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे बच्चे। There are several ways of removing particulate matter that the most widely used of which is the electrostatic precipitator. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, अंडरलाइन भी कर लो कि पर्टिकुलेट जो मैटर है, देखो इंडस्ट्री में जो पोल्यूशन निकल रहा है तो उसमें दोनों गैसियस भी है और पर्टिकुलेट भी है। अब आप क्या चाह रहे हो कि पर्टिकुलेट को निकाल लें, तो उसके लिए दो इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, दो यूज की जाती है टेक्निक्स, एक है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है और दूसरा है आपका स्क्रबर। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, यहां से आता है क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर व्हिच कैन रिमूव ओवर 99% पर्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम ए थर्मल पावर प्लांट। अंडरलाइन करो, कितना कर सकता है बाहर? 99%। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के अंदर होता क्या है, उसमें होती है एक इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोड वायर, ठीक है, दैट आर मेंटेन्ड एट सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स व्हिच प्रोड्यूस अ कोरोना दैट रिलीज इलेक्ट्रॉन्स। कोरोना मतलब इलेक्ट्रॉन्स का पूरा क्लाउड। ठीक है, अब नहीं रहा, ये है अभी भी, हाँ? अब नहीं रहा, तो इट हैज छोड़ के तो नहीं गया है, पर अब आदमी इतना डरता नहीं, एक तो वैक्सीनेट हो चुका है एंड सेकंड थिंग कि कब तक डरेगा। चलो आ जाओ। इट हैज इलेक्ट्रोड वायर्स दैट आर मेंटेन्ड एट सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स व्हिच प्रोड्यूस अ कोरोना दैट रिलीज इलेक्ट्रॉन। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अटैच्ड टू द डस्ट पार्टिकल गिविंग देम a negative charge. The collecting plates are grounded and attract the charged dust particles. ठीक है, the velocity of air between the plates must be low enough to allow the dust to fall. ठीक है, ये पिक्चर बना हुआ है, आप देखो, आप सेकंड वाला पिक्चर, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का। ठीक है, यहाँ पे
एक्चुअली क्या होते हैं, एक वायर लगाई हुई है, ठीक है, इलेक्ट्रोड वायर की तरह है जिसमें बहुत सारा चार्ज है, मतलब ये बोल सकते हैं बहुत वोल्टेज पे किया गया है। तो उससे क्या है कि कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो गैस के साथ में जो डस्ट पार्टिकल है उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, और उनको अपने साथ क्या कर लेते हैं, बांध लेते हैं, अपने साथ बाउंड कर लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके आगे एक लगी है प्लेट, कलेक्शन प्लेट, और कलेक्शन प्लेट में चार्ज कैसा है बच्चे, अपोजिट। तो निगेटिव चार्ज के अपोजिट कौन सा होगा, पॉजिटिव। तो जब वहां पे जाएगा तो उसको क्या कर लेगा, वो पकड़ लेगा। तो जो पर्टिकुलेट मैटर है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। दिस इज द सिंपल मेथड, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोड वायर है जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो बहुत ज्यादा वोल्टेज पे रहती है ताकि उससे कोरोना इलेक्ट्रॉन का निकल सके, ठीक है। तो ये स्टोरी है पूरा। तो इसमें से इतना ज्यादा आपसे कुछ पूछेगा नहीं। एक तो आप पिक्चर याद कर लेना और पिक्चर में सब लेबलिंग याद कर लेना, पहली चीज। और दूसरा चीज 99% रिमूव कर सकता है, पर्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने के लिए इतनी चीजें याद कर लेना। और मुझे लग रहा है अब तुम ना भी पढ़ोगे तब भी याद रहेगा कि किसके लिए है, पर्टिकुलेट मैटर के लिए, ठीक है। 99% रिमूव करेगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। दूसरा है बच्चे स्क्रबर। अब स्क्रबर किस चीज के लिए है, गैसेस पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है। बाहर लिख लेना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है वो आपका पार्टिकुलेट मैटर के लिए है और जो स्क्रबर है दैट इज फॉर गैसेस। और कौन सी गैस के लिए स्पेशली भी बोला हुआ है, स्क्रबर कैन रिमूव गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ये मतलब पूछ सकता है आपके कौन सी गैसेस के लिए, ठीक है। आजकल डिफरेंट आ गए हैं तो अदर गैसेस को रिमूव करने के लिए भी है, पर यहाँ पे स्पेशली दे दिया है तो आपको SO2 पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि SO2 को आप स्पेशली रिमूव करना चाहते हो तो आप कौन सा यूज करोगे, तो स्क्रबर, ठीक है। रिसेंटली वी हैव रियलाइज दैट डेंजर्स क्या लिखा है यार, डेंजर्स ऑफ पर्टिकुलेट मैटर दैट आर वेरी स्मॉल एंड आर नॉट रिमूव्ड बाय दीज प्रेसिपिटेटर्स, ठीक है। हाँ, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है उसके लिए बोल रहा है कि अभी रिसेंटली एनालाइज किया गया है कि कुछ और भी बहुत छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल है जिनको ये रिमूव नहीं कर पाता। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसका पूरा नाम याद रखना, CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB। इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है और यहाँ पे साइंटिस्ट की पोजीशन भी आती है, उनको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उनका काम है मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। तो CPCB ने निर्धारित किया है कि पर्टिकुलेट साइज 2.5 माइक्रोमीटर्स आर लेस इन डायमीटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। अब ये क्वेश्चन जो है एक किसी टेस्ट सीरीज में पूछा जा चुका, मुझे याद नहीं है कि अगर कोई एग्जाम में आया है आपके, ठीक है। तो मतलब किसी टेस्ट सीरीज टाइप के क्वेश्चन में आपका पूछा गया है क्या, जो पर्टिकुलेट साइज है कितना जो है आपके लिए हार्मफुल होगा, तो वो होगा बच्चे 2.5 माइक्रोमीटर से लेस। उसको किस उसमें फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, PM 2.5, ठीक है, PM 2.5 responsible for causing the greatest harm to human health. These fine particles can be inhaled deep into the lungs and cause breathing and respiratory symptoms, irritation, inflammation and damage to the lungs and premature death. ये आपका हो गया। Let's come and चलने दो, मैं बता दूंगा जब बंद करना है, ना होगा तो क्या फर्क पड़ता। मैं तो तुम्हें आया था ये सोच के कि मैं 6 बजे छोड़ूंगा, तो क्या हुआ, बगल में जाना है तुम्हें 10 मिनट। चलो यहाँ पे कंसंट्रेट करो बच्चे। मैंने अगर चैप्टर छोड़ दिया तो तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। तुम्हें पता लगा यहाँ से चला गया तो आपका यूपी चले जाओ बातें करवा लो तुमसे। चलो आ जाओ इधर। पहला पैराग्राफ देखो।
बच्चे बोल रहा है कि सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, तो ये तो तुम सभी जानते हो सोर्सेज में क्या है, आपकी इंडस्ट्रीज हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं आपके, ठीक है, यही है मेन सोर्सेज, ठीक है। या फॉरेस्ट फायर लग गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, वहां से भी गैसेस निकलती हैं, ये कुछ सोर्सेज हैं जिसमें मतलब आप ये कैटेगराइज कर सकते हो। कैसे कैटेगराइज कर सकते हो? नेचुरल एंड मैन मेड। वोल्केनिक इरप्शन या फॉरेस्ट फायर आपके कैसे हो जाएंगे? नेचुरल हो जाएंगे। और जो बाकी के सब तो सारे आपके वोल्केनिक यही बोल रहा है कि ऑटोमोबाइल्स आर मेजर कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन एटलीस्ट इन द मेट्रो सिटीज। तो बच्चे ये क्वेश्चन पूछेगा तो यही बोलेगा कि मेट्रो सिटीज में मेजर पॉल्यूशन का जो कारण है वो क्या है? दैट विल बी द automobiles. As the number of vehicles increase on the street, this problem is now shifting to other cities too. मतलब जैसे पहले बड़े बड़े सिटीज में व्हीकल्स बहुत थे, अब तो गांव तक में बहुत पहुंचने लगे हैं, ठीक है। तो मतलब अदर सिटीज में भी ये प्रॉब्लम पहुंचने लगी है। ओके, proper maintenance of automobiles along with use of lead free petrol or diesel can reduce the pollutant they emit. ठीक है, मतलब एक रीजन क्या है, अगर आप चाहते हो रेमेडी, तो पहले क्या होता था, लेड मिलाया जाता था किसमें? पेट्रोल या डीजल में। लेड क्या करता था? कंबस्शन को लेड किस तरह से काम करता था? फ्रिक्शन को तो घटाता था। फ्रिक्शन को घटाता था, पर वो कंबस्शन को, कंबस्शन का मतलब, अरे कंबस्शन का मतलब है ऑक्सीडेशन। एक स्टेप में ऑक्सीडेशन जो होता है, बर्निंग, वो रिड्यूस करता था। वो रिड्यूस करता था, ठीक है। तो वो बेसिकली मशीन को की लाइफ को एनहांस करने के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। बट बाद में इम्पोर्टेंट क्या हो गया? एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। तो यहाँ पे ध्यान में रखना कि जो इसमें आगे लिखा भी है बच्चे, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स अलोंग विद यूज ऑफ लेड फ्री पेट्रोल और डीजल कैन रिड्यूस द पॉल्यूटेंट दे। कैटालिटिक कन्वर्टर्स having expensive metals namely platinum, palladium and rhodium। बच्चे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कैटालिटिक कन्वर्टर्स के लिए कौन सी मेटल्स, हैवी मेटल्स हैं बच्चे, ठीक है, कौन से मेटल्स यूज किया गया? प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम एज द कैटलिस्ट आर फिटेड इनटू द ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल में ये क्या किए जाते हैं? फिट किए जाते हैं फॉर रिड्यूसिंग इमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेस एज एग्जॉस्ट पासेस थ्रू द कैटालिटिक कन्वर्टर। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स आर कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वो जो CO2 है, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड है या NO है, उसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। CO को CO2 में चेंज कर देता है, NO को NO2 में चेंज कर देता है। तो NO2 कहाँ पे चला जाएगा? एटमॉस्फेयर से प्लांट्स के पास चला जाएगा और CO2 को भी प्लांट्स ले लेगा, ठीक है। and carbon monoxide and nitric oxide are changed into carbon dioxide and nitrogen gases, okay, respectively। अच्छा, नाइट्रिक ऑक्साइड को किसमें चेंज कर देता है? नाइट्रोजन पे। तो ध्यान में रखना, मैंने अपने किताब में इस तरह से लिख रखा हुआ है, ठीक है, आप लोग भी कर सकते हैं। तो इसमें कौन सी काम करेंगे? अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को कौन कैटेलाइज कर रहा है? हैवी मेटल्स लाइक प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम, ओके। तो ये बच्चे इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना आप। इस पैराग्राफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। Respectively, motor vehicles equipped with catalytic converters should use unleaded petrol because the lead in the petrol inactivates the catalyst। कैटलिस्ट को क्या करता है? ये इनएक्टिवेट कर देता है, ठीक है। इसलिए आपको कौन सा यूज करना चाहिए? अनलेडेड पेट्रोल यूज करना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है किसी टेस्ट सीरीज में, इसका मतलब कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब आ जाते हैं बच्चे लास्ट सेकंड पैराग्राफ में। इसको मैंने पहले ही बता दिया, एयर एक्ट 1987 में। एक्चुअली ये बना तो था 81 में, पर इसको मॉडिफाई किया गया 87 में और नॉइज को एज ए एयर पॉल्यूटेंट कंसीडर कर लिया गया। तो ये याद रखना बच्चे, आ सकता है। ज्यादा नहीं है अभी तक आपको टोटल 6-7 पॉइंट है, जितना पढ़ाया है उसमें से जो तुम्हें याद करने, 6-7 पॉइंट। पहले पैराग्राफ में कोई चीज याद नहीं करनी है, एक चीज याद करनी है, एनवायरमेंट एक्ट। वो फिर तुमको याद करनी है पर्टिकुलेट मैटर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब रिमूव करने के लिए, गैसेस पॉल्यूटेंट को रिमूव करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपका वो जो पर्टिकुलेट मैटर का साइज कितना है वो इंपॉर्टेंट है, CPCB का फुल नेम इंपॉर्टेंट है, एंड देन आपका ये इंपॉर्टेंट है हैवी मेटल्स। और लास्ट वाला जो पैराग्राफ है अनलेडेड पेट्रोल
बिकॉज लेड इन द पेट्रोल इनएक्टिवेट्स द कैटलिस्ट। ठीक है, ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ज्यादा रटना नहीं है, देखने से कुछ नहीं होता है, वो इतना है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे पास 6-7 पॉइंट। ठीक है, वो यह है कि पूरे टाइम में दो बार 3 बार एनसीईआरटी की रीडिंग भी कर लेना, मैं इक्वालॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उन पे कंसंट्रेट करना। मतलब अगर आपके पास आधा घंटा है और आधे घंटे में आप 4 चैप्टर को रिवाइज करने चाहते हो तो आपको इस तरह के पॉइंट्स याद करने, आता यही से है। मतलब बहुत डीप में चांसेस कम रहते हैं कि बहुत डीप में जाके वो अगर आएगा तो बच्चे वो जो 10 क्वेश्चन आते हैं ना लास्ट में, उसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का इकोलॉजी का होता होगा, पर वो तो एक्स्ट्रा है, वो उसको क्या बोलोगे, बोनस। ठीक है, करना ही क्यों बच्चे, तुम्हारे पास वो क्वेश्चन है 90, तुम उसी में करो ना, क्यों टाइम वेस्ट करना, बकवास है। हाँ, अगर उतने से तुम्हारा एक नजर में तुम्हारा सॉल्व हो जाता है तो नो प्रॉब्लम, कर लो फिर तो। चलो, तो ये याद रखना बच्चे, 1987 में जो है एयर एक्ट मॉडिफाई हुआ है, अमेंड किया गया उसको, और उसमें नॉइज को एज ए एयर पॉल्यूटेंट कंसीडर कर लिया गया। अब इस बार क्वेश्चन आया था बच्चे कि आप नॉइज को किससे मेजर करते हो, डेसिबल से। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं क्या, एक तो मेजर करने की यूनिट क्या है, डेसिबल, और दूसरी कितनी डेसिबल यूनिट है जो कि आपके लिए बहुत हार्मफुल है, एक क्राइटेरिया है ना। तो यही चीज बोल रहा है, नॉइज इज अनडिजायर्ड हाई लेवल साउंड वी हैव गॉट यूज्ड टू एसोसिएट लाउड साउंड्स विद प्लेजर एंड एंटरटेनमेंट, नॉट रियलाइजिंग दैट नॉइज कॉजेज साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन ह्यूमंस। मतलब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कॉज करता है और फिजियोलॉजिकल भी करता है। ठीक है, द बिगर द सिटी बिगर द फंक्शन, ठीक है, ग्रेटर द नॉइज, जितना बड़ा सिटी उतने ज्यादा फंक्शन उतनी ज्यादा नॉइज। क्या रिलेशन है? यहाँ पे भी देखना है तो तुम जाओ सोसाइटीज पे चले जाओ, सोसाइटीज पे एक अलग ही नॉइज होता है। सोसाइटीज जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज बनी हुई है, आप वहां पे जाओ, वहां पे एक अलग ही डीजे चल रहा है, सब चल रहा, अलग ही नॉइज होता है। एक तो क्या है कि बहुत कम जगह पे बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है। ठीक है, 2 BHK 3 BHK बने हुए हैं, एक जगह पे जो है क्या कहते हैं 300-400 घर बना दिए, फ्लैट बना दिए, अब उसमें लोग रह रहे हैं तो डेंसिटी बहुत बढ़ गई है, तो नॉइज बहुत ज्यादा होता है वहां पे। ठीक है, ऊपर से कोई अपने घर में डीजे बजा रहा है, कुछ कुछ चल ही रहा होता है, अलग से भी डीजे इनका चल रहा होता है। जिम में जाओ तो उनका अलग चल रहा है, जिम होगी जरूर अगर अच्छे ढंग की सोसाइटी है तो। ठीक है, तो वो सिनेरियो है। ऊपर से नीचे नीचे जो है वहां पे वो भी चलते होते हैं क्या, फंक्शन वगैरह, कोई ना कोई प्रोग्राम उनका चल रहा होता है, तो बहुत ज्यादा शोर होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है अ ब्रीफ एक्सपोजर टू एक्सट्रीमली हाई साउंड लेवल 150 dB और मोर जनरेटेड बाय टेक ऑफ ऑफ ए जेट प्लेन और रॉकेट may damage eardrums, thus permanently impairing hearing ability। जो आपका जो रॉकेट है, ठीक है, या जेट प्रोपेलर है, ठीक है, उसमें कितनी मोर देन 150 डेसिबल की साउंड प्रोड्यूस होती है, वो जो आपके ईयरड्रम को, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, उसको परमानेंटली डैमेज कर सकती है। ठीक है, इवन क्रॉनिक एक्सपोजर, मतलब क्रॉनिक का मतलब एक होता है बहुत तेजी से एक्यूट, बहुत तेजी से, और एक होता है क्रॉनिक, धीरे 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 करके। ठीक है, लंबे समय पर धीरे धीरे करके वो आपको प्रॉब्लम कर रही है। तो वो बोल रहा है इवन chronic exposure to a relatively lower noise level of cities may permanently damage hearing abilities of humans. Noise also cause sleeplessness, increased heartbeat, altered breathing pattern। बच्चे ये अंडरलाइन करो कि नॉइज से क्या क्या अफेक्ट हो सकते हैं, आपकी नींद खराब हो सकती है, आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो सकती है, आपका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो सकता है, दस कंसिडरेबल स्ट्रेसिंग ह्यूमंस, मतलब ह्यूमन को किस तरह से स्ट्रेस में ला सकती है। ठीक है, considering the many dangerous effects of noise pollution, can you identify the unnecessary sources of noise pollution around you which can be reduced immediately without a financial loss of to anybody? Reduction of noise in our industries can be affected by use of sound absorbent। हाँ, कैसे हटा सकते हो नॉइज जो इतना हो रहा है? अगर सपोज कर लो किसी एरिया में पर्टिकुलर नॉइज हो ही रहा है तो बहुत सारे आते हैं नॉइज एब्जॉर्बेंट, ठीक है, वे आप यूज कर सकते हो। तो उसी के बारे में बता रहा है यहाँ पे, आप आ जाओ किसना थर्ड पैराग्राफ की 4th-5th लाइन पे। ठीक है, लिखा है रिडक्शन ऑफ नॉइज इन आवर इंडस्ट्रीज कैन बी अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल और बाय मफलिंग नॉइज।
ठीक है, ये नॉइज मफल्स आते हैं, मफलर नहीं होता कान में लगा लेते हैं ठंडी से बचने के लिए, तो वही है मफलिंग। अब जैसे तुम्हारे ये होते हैं क्या बोलते हैं, सड़कों के बीच बीच में वो जो प्लांट्स लगाए जाते हैं वो मफलिंग का काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वैसा कुछ। तो यहाँ पे देखो उसी के बारे में बोल रहा है कि कैन बी अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल और बाय मफलिंग नॉइज। ठीक है, स्ट्रिंजेंट फॉलोइंग of laws laid down in relation to noise like delimitation of horn free zones around hospitals and schools, permissible sound levels of crackers and loudspeakers, timing after which the loudspeakers can be played, etc. need to be enforced to protect ourselves. अब यहाँ पे बाकी कोई चीज जरूरत नहीं है, ठीक है, बस दिमाग में अगर कोई चीज रखना कि साउंड प्रूफ मटेरियल्स होते हैं कई सारे, ठीक है, तो उनको यूज कर सकते हो आप किस चीज के लिए। तो ये मफलिंग वाला एक बार किसी टेस्ट सीरीज में पूछा जा चुका है कि आप कैसे किसको कम करोगे, नॉइज को। ठीक है, हाँ, तो ये मफलिंग वाला आप ध्यान में रखना, अंडरलाइन कर लो, एडजॉर्बेंट मटेरियल, साउंड एडजॉर्बेंट मटेरियल, हाँ वो एडजॉर्बेंट मटेरियल होता है। तो बच्चे ये हो गया। मैं चाहता तो हूं कि एक पेज और पढ़ा दूं तुम्हें, ताकि इस एयर पोल्यूशन का केस खत्म हो जाए, तो प्लांट जो वाटर पोल्यूशन है आपका बाद में करेंगे, क्योंकि वाटर पोल्यूशन अपने आप में काफी बड़ा है। 10 मिनट वेट करो, बस 10 मिनट के अंदर छोड़ दूंगा, ठीक। चलो, तो कंट्रोलिंग व्हीकुलर, एक्चुअली एक केस स्टडी है वो भी दिल्ली की, ठीक है, बस इतना ही है, ज्यादा यहाँ से कुछ आना नहीं है, जो चीज आना होगा मैं बता दूंगा। With its very large population of vehicular traffic, Delhi leads the country in its level of air pollution. It has more cars than the states of Gujarat and West Bengal put together. गुजरात और वेस्ट बंगाल को सारे को मिला लोगे तो दिल्ली में जितनी कारें हैं वो इससे ज्यादा है पूरे सबको। तुम पूरा वेस्ट बंगाल कंसीडर कर रहे हो, अकेले कोलकाता नहीं, और गुजरात भी, गुजरात और वेस्ट बंगाल में अहमदाबाद वहां पे भी बहुत है, वो तो इंडस्ट्री पूरा ही है, गुजरात ज्यादातर इंडस्ट्रियल है, ठीक है, तो स्टिल उनसे ज्यादा है, वहां पे इंडस्ट्री भी है, ठीक है, तो इसीलिए तो वहां पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। In the 90s, Delhi ranked 4th among the 41 most polluted cities in the world. 90s में जब सर्वे हुआ तो ये 4th most polluted city थी वर्ल्ड में, ठीक है। Air pollution problem in Delhi became so serious that a public interest litigation was filed in the Supreme Court of India. After being censored very strongly by Supreme Court, under its directive, the government was asked to take within a specific time period appropriate measures, including switching over the entire fleet of public transport, that is buses, from diesel to CNG. ठीक है, मतलब पहला स्टेप जो इम्प्रूवमेंट के लिए वो क्या था कि डीजल से बसेस को कन्वर्ट कर दो, प्राइवेट व्हीकल्स को, किसमें, सीएनजी में। तो सीएनजी कम प्रोड्यूस करती है, ठीक है, और सीओ जैसी गैस उससे नहीं प्रोड्यूस होती, उससे क्या प्रोड्यूस होता है, CO2, ठीक है, मतलब जो सीएनजी है उससे कंप्लीट कंबस्टन होता है, ओके। तो प्रॉब्लम ज्यादा करता है सीओ, क्योंकि सीओ अगर एचबी के साथ बाइंड करेगा तो उसको परमानेंटली खत्म कर देगा, ठीक है। तो ऑल द बसेज ऑफ दिल्ली वर कन्वर्टेड टू रन ऑन सीएनजी बाय द एंड ऑफ 2002, इतना टारगेट दिया गया था, ठीक है। यू मे आस्क द क्वेश्चन एज टू व्हाई सीएनजी बेटर देन डीजल। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनो, सीएनजी क्यों बेटर है किससे, डीजल से। द आंसर इज दैट सीएनजी बर्न्स मोर एफिशिएंटली अनलाइक पेट्रोल और डीजल इन द ऑटोमोबाइल्स एंड वेरी लिटिल ऑफ इट इज लेफ्ट अनबर्न। मतलब जो है क्या कहते हैं, बहुत इफिशिएंटली बर्न करता है और बहुत कम ऐसा पार्ट है जो अनबर्न रह जाता है, मतलब अनबर्न हाइड्रोकार्बन जो कि स्टार्टिंग में बात हुई थी वो वाली पोजीशन यहाँ पे बहुत रेयर है, ठीक है। मोर ओवर सीएनजी चीपर देन पेट्रोल, सेकंड चीज है चीपर भी है, और डीजल कैन बी साइफन्ड ऑफ बाय थीव्स, चोरों से बचाओ, ठीक है, एंड एडल्टेटेड लाइक पेट्रोल और डीजल, एडल्ट्रेशन की भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। पेट्रोल और डीजल में अगर एडल्ट्रेशन करते हैं तो उससे और पॉल्यूशन फैलता है। The main problem with switching over to CNG is the difficulty of laying down pipelines to deliver CNG with distribution points, pumps and ensuring uninterrupted supply. Main problem क्या थी, डिस्ट्रीब्यूशन उसका, क्योंकि आप पहले पाइपलाइन बिछाओगे ना,
सीएनजी को ले कैसे जाओगे, वो एक बहुत बड़ा इश्यू था। Simultaneously, parallel steps taken in Delhi for reducing vehicular pollution include phasing out of old vehicles, use of unleaded petrol, use of low sulfur petrol and diesel, use of catalytic converters in vehicle, application of stringent pollution level norms from vehicles। मतलब कि सीएनजी के साथ ये तो किया ही, इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी की गई, लाइक जो ओल्ड व्हीकल्स थे उनको रिप्लेस कर दिया गया, अनलेडेड पेट्रोल यूज किया गया, लो सल्फर पेट्रोल यूज किया गया, और कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज किए गए व्हीकल्स में, और जो लॉ थे, ठीक है, वो थोड़ा और स्ट्रिंजेंट कर दिए गए और स्ट्रिक्ट कर दिए गए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो चीज मैंने बताई क्या, कि किस तरह से दिल्ली में इंप्लीमेंट हुए हैं, चीजों को किस तरह से चेंज किया गया, सीएनजी का यूज किया गया। ठीक है, अनलेडेड, क्या बात चल रही है बच्चे, अभी तुम सुनोगे नहीं, कल के पछताओगे। ओके, मेरी तरफ कंसंट्रेट करो, बीच में मजे करना, मुझे बताओ ना, मैं एंटरटेन करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू अ न्यू ऑटोमोबाइल पॉलिसी हैज लेट आउट अ रोड मैप टू कट डाउन व्हीकुलर पॉल्यूशन इन इंडियन सिटीज। ठीक है, न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी जो है उसकी वजह से जो पोल्यूशन था उसको कट डाउन करने की कोशिश की गई। मोर स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स फॉर फ्यूल्स मींस, अब ये कह रहा है कि मोर स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स का मतलब क्या है, वो कह रहा है फ्यूल्स मींस स्टेडली रिड्यूसिंग द सल्फर एंड एरोमेटिक कंटेंट इन पेट्रोल एंड डीजल फ्यूल्स। क्या कम करना है, जो सल्फर और एरोमेटिक कंटेंट है फ्यूल में उनको क्या करना है, रिड्यूस करना है। ठीक है, अब यूरो 2 नॉर्म्स ध्यान में रखना, अंडरलाइन करो यूरो 2 नॉर्म्स। For example, stipulate the sulfur to be controlled at 350 parts per million in diesel and 150 parts। ठीक है, तो ये आपसे पूछेगा कि यूरो 2 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कितना सल्फर पेट्रोल में अलाउड है और क्या यूरो 3 के अकॉर्डिंग। अच्छा, यूरो, मेरे में तो यूरो 2 लिखा हुआ है। अच्छा, तो चेंज किया है, इसका मतलब ये गलत रहा होगा, तो उन्होंने बाद में चेंज किया होगा। चलो ठीक है, यूरो 3 रहने दो। ठीक है, ये भी याद रखना, पार्ट्स पर मिलियन है ये। ओके, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर टू बी कंटेन्ड एट 42% ऑफ द कंसर्न्ड फ्यूल। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को कितना करना है, 42% तक। ठीक है, द गोल अकॉर्डिंग टू रोड मैप इज टू रिड्यूस सल्फर to a 50 ppm in petrol and diesel and bring down to the 35%। ठीक है, corresponding to the fuel vehicles engines will also be need to be upgraded। तुम्हारे में क्या लिखा हो यहाँ कुछ, सॉरी। अच्छा, आगे की बात कर रहा कि जब यूरो 3 मॉडल आया तो उसमें अकॉर्डिंग तो था कि पहले 350 जो पार्ट्स पर मिलियन था डीजल। ठीक है, वो जो पहले वाला जो डेटा था उसको फिर से फर्दर चेंज करना था, कितने में, 50 ppm इन पेट्रोल डीजल, एंड जो डीजल में जो सल्फर कंटेंट था उसको कितना लाना था, 35%। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू द फ्यूल वेहिकुलर इंजन्स विल आल्सो बी नीड टू बी अपग्रेडेड। ओके, द भारत स्टेज 2, अब ये जो यूरो 3 है ना बच्चे, ये यूरोपियन स्टैंडर्ड है, उसको पहले इंडिया में इनकॉर्पोरेट कर लिया गया। ठीक है, इंप्लीमेंट कराया गया, फिर बाद में फिर ये जो है अपने यहाँ का एक स्टैंडर्ड बनाया गया जिसको क्या बोला गया, भारत 3, यही है ना, भारत स्टेज। ठीक है, 3 है या 2 है, 2 है ना। चलो, तो भारत स्टेज 2 जो है ये किसके इक्विवेलेंट है बच्चे, यूरो 2 नॉर्म्स के। ठीक है, which is already in place in Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Bengaluru,
Hyderabad, Ahmedabad, Pune, Surat, Kanpur and Agra was to be applicable to all automobiles throughout the country by 1 April 2005. नहीं पूछेगा, बस ये याद रखना कि जो भारत स्टेज 2 है वो किसके इक्विवेलेंट है बच्चे? ठीक है, इतना याद करना, बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाला है। ठीक है, all automobiles and fuel, petrol and diesel were to have to meet the Euro 3 emissions specification in these 11 cities from 1 April 2005 and was to meet Euro 4 norms by 1 April 10. The rest of the country was implement, क्या हुआ है? नहीं है, इसका मतलब है कि मेरे में कुछ एक्स्ट्रा है। ठीक है, उतना ही रहने दो। तो इसमें से तुमको बस ये याद रखना कि सीएनजी किस तरह से डिफिकल्टी थी, सीएनजी के इनकॉर्पोरेट करने के कुछ फायदे थे, बस उतना ही है। और ये यूरो क्या है वो ध्यान में रखना। तो बस आज के लिए मैं यहीं पे आपको छोड़ देता हूं, क्योंकि तुम लोग गिर पड़ रहे हो। अभी 6 बजे तक तुम्हारी फिजिक्स की क्लास चलती होती थी, 5 बजे तो मैं छोड़ के जाता था। आप कैसे 5 बजे? मैं नहीं छोड़, मैं हाँ, कितनी बार क्लास तुम्हारी फिजिक्स की चली है? 5:25 तक मेरे से। हाँ? अरे रे रे रे, हाँ सर, फिजिक्स का ने वो एक बात बताओ, फिजिक्स का ने फीडबैक लिया था आपके हमारे से इस क्लास के लिए। हमने बोला था कि आपको सर इतना इंटेंस क्लास नहीं करना है, आपको इस बीच में थोड़ी बाइट करके स्ट्रिक्टनेस लाना है। चलो बच्चा, तुम्हारा सिलेबस रह जाएगा तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा सिलेबस पड़ा हुआ है। तुमको एहसास हो रहा है कि किसी 3 क्लास के आसपास तुम्हारा एक चैप्टर लेगा, कौन सा? प्लांट फिजियोलॉजी का। इसके बाद फिर तुम्हारा ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें सर 7 चैप्टर है कि 8 चैप्टर? कितने हैं? 7 है या 8? 6 में। उसमें से 2 चैप्टर बहुत बड़े बड़े, एक तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो मतलब टाइम टेकिंग है पूरा, यही है। इसके बाद तो जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म हो तो फिर तो, क्योंकि तब तक मैं आपका ये 12th का जो पार्ट है ना, ये आधे से ज्यादा खत्म हो, हाँ आधे से ज्यादा खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ बचेगी रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स और पहला वाला चैप्टर लगता है। दूसरा वाला चैप्टर बहुत हवा में लगता है, मतलब जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना।